हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका चहेता प्रोफेसर सीए राहुल मोदी एंड वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008। दोस्तों, अब तक इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, ओके, एंड विथ द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लॉट ऑफ एग्जांपल्स, और हम लोगों ने यहां पर नोट्स भी काफी अच्छी तरीके से बना लिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये फ्लो ऑफ कंटेंट्स है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे इन अवर लास्ट लेक्चर, तो आप जरा देखिए यहां पर 5 पॉइंट्स आर ऑलरेडी ओवर। जैसे एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एलएलपी एक्ट हो चुका है, राइट। उसके बाद डेफिनेशंस हो चुके हैं, फिर पार्टनर्स का जो डिस्कशन था 5 से लेके 10 डन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी 11 से लेके 17 डन, एंड लास्टली हम लोगों ने करा था रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, दैट वाज फ्रॉम 22 टू 25। यस, इतना हम लोगों ने कर लिया है और मैं ये आशा करता हूं कि आपने उसे रिवाइज भी कर लिया होगा। चलिए, अब हम इसी डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे एंड वी विल गेट इनटू द 6th पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स एंड द एलएलपी। ये शुरू होगा डिस्कशन एट सेक्शन नंबर 26 और कंटिन्यू होगा अंटिल सेक्शन नंबर 31। बहुत सिंपल डिस्कशन है, इसमें से काफी सारी चीजें तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगी, पर जरा बोल देते हैं। जैसे इसका जो फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 26, वो क्या बोलता है? वो जो म्यूचुअल एजेंसी वाला कंसेप्ट हम लोग करते थे, राइट, दैट विल अ पार्टनर ऑफ अ एलएलपी बी एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर? नो। एलएलपी की खासियत ही यही है दोस्तों कि बिटवीन द पार्टनर्स देयर इज नो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, बट जी हां, बिटवीन द एलएलपी एंड द पार्टनर there is a principal agent relationship। मतलब every partner is an agent of the LLP, every partner is an agent of the LLP, यानी कि LLP एक प्रिंसिपल है और जो पार्टनर है वो उनका एजेंट है। ये करेक्ट है, राइट? वही है आपका सेक्शन नंबर 26। अच्छा, आप मुझे बोलिए, आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा, हम लोग ऑफ कोर्स इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर सिर्फ एक ब्रीफ बिफोर वी रीड। एलएलपी का लायबिलिटी, एक्सटेंट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी विच इज अंडर सेक्शन नंबर 27। ओके, तो आप मुझे बोलिए कि एलएलपी का लायबिलिटी क्या होगा? एलएलपी का लायबिलिटी क्या होगा? समझिए एक बात, अभी मैंने बोला दैट बिटवीन द एलएलपी एंड द पार्टनर एक प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होने वाला है। मतलब एलएलपी प्रिंसिपल है और जो पार्टनर है वो एजेंट है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक एलएलपी है, ओके, और मैं उसका पार्टनर हूं, और एलएलपी जो है वो एयर कंडीशनर्स बेचता है। एलएलपी जो है वो एयर कंडीशनर्स बेचता है और मैं उस एलएलपी का पार्टनर हूं। अभी अगर मैं एज अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी, जो एजेंट है एलएलपी का, मैं वो सारी चीजें करता हूं जो विद इन द स्कोप ऑफ माय पावर है, राइट, और आगे चल के कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो एलएलपी बिकम्स लायबल। एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए एलएलपी ने मुझे बोला है कि भाई आप जो है वो हमारे एयर कंडीशनर्स बेचेंगे, ओके, और ये एयर कंडीशनर्स जब भी आप कस्टमर को बेचेंगे तो आप उन्हें कहेंगे कि अगर आपका जो रूम है वो 200 स्क्वायर फीट का है तो हमारा एयर कंडीशनर उस रूम को 15 मिनट में ठंडा कर देगा। पर मैं बहुत ही एस्पिरेशनल बंदा हूं, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कस्टमर को देख के एकदम अलग पिच मारा। मैंने क्या बोला कि अगर आपका रूम 300 स्क्वायर फीट का है तो हमारा एसी उसे 5 मिनट में ठंडा कर देगा। 1 मिनट। अगर ये बोलने पे कस्टमर हमारा एयर कंडीशनर लेके जाता है और फिर आके कोई केस वगैरह करता है या झगड़ा करता है या रिफंड मांगता है, तो विल द एलएलपी बी लायबल और द पार्टनर बी लायबल? बोलो बोलो, विल द एलएलपी बी लायबल और द पार्टनर बी लायबल? दोस्तों, द पार्टनर विल बिकम पर्सनली लायबल। क्यों पार्टनर विल बिकम पर्सनली लायबल? क्योंकि पार्टनर ने जो काम किया है वो एलएलपी के स्कोप ऑफ अथॉरिटी के मुताबिक नहीं किया। तो क्या यहां पर एलएलपी का लायबिलिटी आएगा? जी नहीं, यहां पर पार्टनर का पर्सनल लायबिलिटी आएगा। एंड प्लीज रिमेंबर कि यहां पर अगर मैं लायबिलिटी ऑफ पार्टनर की बात करूं जो सेक्शन 28 में आता है, तो कौन सा पार्टनर लायबल होगा? दोस्तों, लायबल वही पार्टनर होगा जिसने एक्चुअली ऐसा सेलिंग एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है। अदर पार्टनर्स will never become liable। अरे यही तो फायदा है एलएलपी का, लिमिटेड लायबिलिटी। क्या होगा? लिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा चलो, मुझे मान के चलते हैं कि मैंने वैसे ही काम किया जैसे एलएलपी ने मुझे बोला कि भाई 200 स्क्वायर फीट का अगर रूम है, 15 मिनट का टाइम लगेगा,
ठंडा होने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसा मुझे बोला गया वैसा ही मैंने सेल्स पिच मारा। फिर भी अगर एयर कंडीशनर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है या कुछ कोई और लीगल केस आ जाता है, तो इन दैट केस हु बिकम्स लायबल? द एलएलपी विल बिकम लायबल। दोस्तों इस केस में इट इज द लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी। एक मिनट, एंड लायबिलिटी ऑफ एलएलपी इज ओनली द लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी, नॉट द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। तो लायबिलिटी ऑफ एलएलपी, एलएलपी भरेगा कहां से? फ्रॉम द असेट्स ऑफ द एलएलपी, फ्रॉम द असेट्स ऑफ द एलएलपी। अभी यहां पर एक एग्जाम क्वेश्चन बनता है कि मान लो कि एक क्रेडिटर है जिसका लायबिलिटी टुवर्ड्स द एलएलपी इज ₹10 lakhs, इज ₹10 lakhs। एक एग्जांपल कि क्रेडिटर है जिसका लायबिलिटी टुवर्ड्स द एलएलपी इज ₹10 lakhs एंड एलएलपी के असेट्स बेचने के बाद पैसा आने वाला है ₹7 lakhs, ओनली ₹7 lakhs। तो क्वेश्चन ये है, कैन द क्रेडिटर रिकवर द बैलेंस 3 lakhs फ्रॉम द partners of the LLP? Can the creditor recover the balance 3 lakhs from the partners of the LLP? And the answer is no. दोस्तों liability of the LLP is only the liability of the LLP. Partners can never be made personally liable unless they have committed any fraud. Unless they have committed any fraud. Clear है? ओके तो सेक्शन 26 बोलता है कि म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, 27 बोलता है कि लायबिलिटी ऑफ एलएलपी क्या है, 28 बोलता है कि लायबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या है, 29 बेहतरीन सेक्शन है जो आपको पता होगा क्या है? इट इज लायबिलिटी बाय होल्डिंग आउट। लायबिलिटी बाय व्हाट? होल्डिंग आउट, यानी कि एस्टोपेल। ये तो हमें पता है। एस्टोपेल मतलब अगर मान लो कोई बंदा है जो एलएलपी का पार्टनर नहीं है, देयर इज अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी, बट वो समाज को बताने के लिए, बाकी सब जगह बताने के लिए वो अपने आप को एज अ एलएलपी का पार्टनर कंसीडर करता है, वो अपने आप को एज अ एलएलपी का पार्टनर कंसीडर करता है। एंड एलएलपी जो है वो उसे रोकता भी नहीं है। मैं अगर एलएलपी का पार्टनर ही नहीं हूं मैं हर जगह बताने की ट्राई कर रहा हूं क्या मेरा ही फर्म है, मेरा ही फर्म है, मेरा ही फर्म है, और एलएलपी मुझे रोकता भी नहीं है जब मैं ये बताता हूं, तो इन दैट केस अगर ऐसे सिचुएशन में कोई भी लॉस हो गया तो द पार्टनर विल बिकम पर्सनली लायबल। इधर एलएलपी का कोई लायबिलिटी नहीं है। पर मान लेते हैं कि जब मैं ये बता रहा था सबको कि भाई मेरा ही फॉर्म है, मेरा ही फॉर्म है, या हो जाएगा मैं करवाएगा, और वो करते करते अगर एलएलपी को कोई बेनिफिट मिल जाता है, फाइनेंशियल बेनिफिट, एनी क्रेडिट दैट दे गेट, तो कल अगर कोई लायबिलिटी आ गई तो इवन एलएलपी विल बिकम लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ द फाइनेंशियल बेनिफिट डिराइव्ड, टू द एक्सटेंट ऑफ द फाइनेंशियल बेनिफिट डिराइव्ड। समझ में आ रहा है? दिस इज लायबिलिटी ऑन होल्डिंग आउट, ऑन होल्डिंग आउट। और अल्टीमेटली यहां पर आता है सेक्शन नंबर 30, जहां पर हम देखते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। सर आपने तो बोला एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटी, अरे सुनना, अनलिमिटेड लायबिलिटी इन द केस ऑफ फ्रॉड, इन द केस ऑफ फ्रॉड। तो अगर एलएलपी में कोई फ्रॉड हो जाता है तो लायबिलिटी बिकम्स अनलिमिटेड। एक मिनट सर, सब पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा? जी नहीं, सब पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगा। पर जो पार्टनर यहां पर गिल्टी है, दैट पार्टनर विल बिकम लायबल विद अ अनलिमिटेड लायबिलिटी। ऑफ कोर्स अदर पार्टनर्स विल हैव टू प्रूव व्हाट, कि दे वर नॉट इन्वॉल्वड इन दिस काइंड ऑफ फ्रॉड। क्लियर ऑल ऑफ अस? ओके। और आखिर में यहां पर मैंने बोला था कि ये जो पार्ट है आपका एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी 26 से लेके 31 तक का डिस्कशन है। 31 सेक्शन नंबर 31 इज अबाउट, सर ये क्या है? मतलब विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म, कॉर्पोरेट विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ओके चलिए पहले देख लेते हैं 26 से लेके 30 तक। कम ऑन, 26 से लेके 31 तक का ये सफर है
पर हम लोग फिलहाल 26 से लेके 3030 तक का डिस्कशन देखने वाले हैं। पढ़िए जरा मेरे साथ सेक्शन नंबर 26, ऑल ऑफ यू विथ मी, एकदम ध्यान से, है ना। चलिए, extent and limitation of liability of LLP and the partner. Section 26, partner as agent. Every partner of LLP is a agent of the LLP and not other partners. ये तो हमको शुरुआत से पता है कि नहीं। चलो नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 27, एक्सटेंट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ LLP. LLP कब लायबल होगा, कितना लायबल होगा? बेटा LLP का लायबिलिटी सिर्फ उसके असेट्स से हो सकता है, पार्टनर्स कैन नॉट बी मेड पर्सनली लायबल, वरना फायदा क्या है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रखने का, है ना। पढ़ो, extent of liability of the LLP. 1, LLP is not bound for any act of the partner if A, partner had no authority to act for the LLP. अगर आप मेरे LLP के पार्टनर थे पर जो काम आपने किया है वो काम करने का आपके पास पावर ही नहीं था, तो भी आपने वो काम कर दिया, तो मैंने तो नहीं बोला था, मैंने तो आपको पावर ही नहीं दिया था वो काम करने का, और अगर आपने वो काम किया है और उसमें आगे चल के कोई लायबिलिटी आ गई तो LLP विल नॉट बी लायबल. सो LLP इज नॉट बाउंड फॉर एनी एक्ट ऑफ पार्टनर इफ ए, पार्टनर हैड नो अथॉरिटी, उसके पास पावर ही नहीं है वो काम करने का, या फिर मेरे जैसा पार्टनर था, भाई मैंने बोला था 200 स्क्वायर फीट का रूम 15 मिनट में ठंडा होगा, तुमने बोल दिया 300 स्क्वायर फीट का रूम 5 मिनट में ठंडा होगा, गलत है. एंड पर्सन नोज ही हैज नो अथॉरिटी और डज नॉट नो ही इज अ पावर. मतलब जो थर्ड पार्टी है उसको पता है कि भाई इसके पास कोई पावर ही नहीं है, या फिर उसको ये ही नहीं पता है कि ये पार्टनर है. थर्ड पार्टी को पता है कि इसके पास पावर नहीं है, फिर भी वो बंदा एज अ पार्टनर काम किए ही जा रहा है, या फिर थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि बंदा पार्टनर है. और अगर आप बन जाते हो ऐसे काम में इन्वॉल्व जहां आपके पास अथॉरिटी ही नहीं है, ओके, और एलएलपी के ऊपर कोई लायबिलिटी आ जाता है, तो दोस्त ये एलएलपी का लायबिलिटी नहीं है, ये लायबिलिटी हो जाएगा ऑफ दैट पार्टनर. आगे, LLP is liable only if partner does wrongful act or omission in the course of business of LLP or with its authority. मतलब क्या कि भाई फिर से एसी वाला एग्जांपल, LLP ने मुझे बोला था कि आपको क्या बोलना है, 15 मिनट लगेगा 200 स्क्वायर फीट के रूम को ठंडा होने में. मैंने सेम चीज बोला और फिर भी कोई लॉस हो गया या फिर कोई लीगल केस हो गया, इन दैट केस LLP becomes liable, not the partner. So simple है, if a partner is acting beyond the scope of LLP's authority, then partner is liable. If the partner is acting within the scope of authority of LLP and there is some loss, then LLP is liable. Is that thing clear? तो यहां पर वो क्या रहा है पता है, फर्स्ट पॉइंट में पार्टनर एक्टिंग बियॉन्ड the scope of LLP, beyond the scope जाके कोई काम कर रहा है, ओके, तो इन दैट केस LLP इज नॉट लायबल, पार्टनर इज पर्सनली लायबल. और यहां पर पार्टनर एक्टिंग विदिन द स्कोप ऑफ LLP. तो अगर मैं बियॉन्ड द स्कोप हूं तो मैं पर्सनली लायबल यानी कि पार्टनर, और अगर मैं विद इन द स्कोप हूं देन अगर कुछ हो जाता है प्रॉब्लम तो LLP इज लायबल. ओके, ऑब्लिगेशन ऑफ LLP सोनली इज द ऑब्लिगेशन ऑफ LLP, किसी और का ऑब्लिगेशन नहीं है. एंड लायबिलिटी ऑफ LLP शैल बी मेट आउट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज. पार्टनर्स के असेट्स को आप यूज नहीं कर पाएंगे, प्लीज याद रखिएगा, इसके ऊपर एग्जाम क्वेश्चन बनने वाला है कि LLP का असेट 7 लाख, क्रेडिटर्स का क्लेम 10 लाख, तो क्या क्रेडिटर्स बचे हुए 3 लाख को पार्टनर्स के पास से रिकवर कर सकते हैं? जी नहीं, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज लायबिलिटी ऑफ द LLP इज सोनली द लायबिलिटी ऑफ द LLP एंड इट कैन बी मेट ओनली आउट ऑफ द असेट्स ऑफ द LLP. ये क्लियर है? सेक्शन नंबर 27, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ LLP. अब एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स पढ़ो. A partner is not directly or indirectly liable. Section number 28 पढ़ रहे हैं हम लोग.
A partner is not directly or indirectly personally liable for any act under section 27(3) just because he is a partner of LLP. Obviously मैंने बोला था कि भाई आपने तो विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी काम किया ना, और फिर अगर एलएलपी के ऊपर कोई केस वेस हो गया तो क्या जस्ट बिकॉज यू आर अ पार्टनर ऑफ एलएलपी क्या आपके ऊपर वो लायबिलिटी आ जाएगा? नहीं, पर्सनल लायबिलिटी नहीं आ सकता, क्योंकि आपने विद इन द स्कोप काम करा है. ओके, ही शैल बी पर्सनली लायबल फॉर हिज ओन wrongful act or omission. आपने खुद कुछ कांड कर दिया है, ओके, स्वाहा, then in that case you are personally liable, but partner shall not be liable for wrongful act of any other partner of LLP. Simple है, partner will not be liable for anything wrong done by LLP. Partner will not be liable for anything wrong or unlawful done by other partner. Partner will only be liable personally for any fraud or wrongful act done by himself. क्लियर है? सेक्शन 28. 26 बोलता है प्रिंसिपल एजेंट, 27 लायबिलिटी ऑफ एलएलपी, 28 लायबिलिटी ऑफ पार्टनर. डू यू वांट अ पार्टनर? वेट, रिलैक्स. सेक्शन नंबर 29, होल्डिंग आउट, लायबिलिटी बाय होल्डिंग आउट. एस्टोपेल पढ़ो. एनी पर्सन हु बाय होल्डिंग आउट words spoken, written or by conduct represents himself to be a partner of LLP. भाई पार्टनर नहीं है, पर ये कोशिश करते हैं सबको बताएं कि हाँ मैं पार्टनर हूं. वेरी गुड. shall be liable to any person, shall be liable to any person who has the faith in such representation. तो आपने किसी को बता दिया, कोई वेंडर वगैरह को, या मैं करवा देगा, डन डन डन, और कल को जाके वो वेंडर को लॉस हो गया तो LLP नहीं भरेगा. Partner shall become personally liable if any credit, यहां LLP फंसेगा. If any credit is received by the LLP as a result of such representation, LLP shall be liable to the extent of the credit received or financial benefit derived. तो अगर मैंने बताना चालू कर दिया कि हाँ मैं पार्टनर हूं, और उसके कारण कोई थर्ड पार्टी ने ओके एलएलपी को कोई ऑर्डर दे दिया और एलएलपी को उसको से कोई प्रॉफिट हो गया, तो एलएलपी को अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है मेरे बताने से कि हाँ देखो मैं पार्टनर है, और मेरे कारण एलएलपी को कोई क्रेडिट मिला या कोई फाइनेंशियल गेन्स हो गया और आगे जाके कोई लायबिलिटी आ जाता है मेरे ऊपर, तो इवन एलएलपी बिकम्स अ पार्टी टू द लायबिलिटी बट टू द एक्सटेंट ऑफ द बेनिफिट डायरेक्ट. ओके, तो अगर मेरा लायबिलिटी 2 करोड़ है और उसी में एलएलपी को एक 20 लाख रुपए का फाइनेंशियल गेन हो गया था, तो मेरा लायबिलिटी हो जाएगा 1 करोड़ 80 लाख एंड एलएलपी विल बी लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ 20 लाख. क्लियर? बाय एस्टोपेल. ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, एकदम ध्यान से पढ़. आफ्टर द डेथ ऑफ अ पार्टनर, इफ बिजनेस ऑफ एलएलपी इज कैरिड आउट इन द सेम एलएलपी नेम, merely this shall not make his legal representatives or his estate liable for any act of LLP after his death. ये बहुत मस्त पॉइंट है कि मान लो there was a person, okay, Mr. A, okay, वो LLP के कोई पार्टनर थे, उनका देहांत हो गया, he is no more. तो अगर मान लो Mr. A is no more, पर उनका नाम अभी भी LLP के नाम पे है, okay, the name of the LLP still has his name. तो अभी क्या हो गया कि मान लो मिस्टर ए जो पार्टनर थे, ओके, उनके नाम का ये एलएलपी था, नेम पार्टनर बोलते हैं हम लोग. तो अगर आप मेरे पसंदीदा शो सूट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो हम लोग बोलते हैं पियर्सन हार्डमैन, राइट, नेम पार्टनर. तो मान लो कि भाई कोई नाम था एलएलपी का जिसमें एक बंदे का नाम था जो पार्टनर था, पर वो पार्टनर चल बसा, मरने के बाद भी एलएलपी का नाम वही है. तो जस्ट बिकॉज एलएलपी का नाम वो है, मतलब वो एलएलपी के नाम में उस बंदे का भी नाम था, मरने के बाद अगर एलएलपी में कोई फ्रॉड हुआ, ओके, तो जस्ट बिकॉज उसका नाम है उस एलएलपी के नाम में, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी हम पर्सनली लायबल बना देंगे. पागल है, ऐसा कैसा होएगा? अरे भाई उसका नाम रखा है क्योंकि मार्केट में वो नाम का वैल्यू है, पर वो तो बंदा ही नहीं रहा यार, ही इज नो मोर, और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का वो एलएलपी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है. तो अगर उसमें कोई फ्रॉड होता है तो जस्ट बिकॉज
the name of that person appears in the name of the LLP, his estate or his legal representative can never be made liable. समझ रहा है? ये बहुत लॉजिकल है पर बहुत ही बेहतरीन पॉइंट बनाया यहां पे. क्लियर? चलिए थोड़ा आगे. ओके, दिस वाज योर सेक्शन नंबर 29 by holding out. 26 is mutual agency, 27 liability of LLP, 28 liability of partner, and 29 is liability by holding out. Clear? 30, very, very, very important. Unlimited liability in case of fraud. In case of fraud. Okay? Chaliye. In case of a fraud, liability of the LLP and the partners who acted with intent to defraud the creditors or any fraudulent purpose shall be unlimited for all or any debt or other liabilities of LLP. तो अगर कोई फ्रॉड पकड़ा गया तो LLP का लायबिलिटी, पार्टनर्स का लायबिलिटी विल बिकम अनलिमिटेड. पर एक मिनट सर, आपने तो कुछ देर पहले बोला था कि जो फ्रॉड करेगा उसी का लायबिलिटी अनलिमिटेड. हाँ रुकना, स्टार्टिंग में हम लोग क्या मानते हैं पता है कि सबने मिलबांट के फ्रॉड किया है कि भाई तरबूज कटेगा तो सब में बटेगा. नहीं, ऐसा नहीं है. तो अगर मान लो हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि भाई सबने मिलबांट के फ्रॉड किया है तो हमने स्टार्टिंग में क्या बोल दिया, सबका 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 लायबिलिटी अनलिमिटेड. आगे प्रूफ करना पड़ेगा. क्या हम मासूम है? पढ़ो. इफ सच फ्रॉड इज डन बाय अ पार्टनर देन liability of LLP shall be to the same extent as the partner unless proved by LLP that such act was done without knowledge or authority of the LLP. देखो यहां पे ही आ गया. स्टार्टिंग में मैं क्या बोलेगा पता है, जनरल प्रिजम्पशन क्या है मेरा कि भाई सब इन्वॉल्व है, सब इसमें हिस्सेदार है, तो सबका लायबिलिटी अनलिमिटेड. पर फिर LLP प्रूव करेगा कि देखो भाई ये पार्टनर ने जो कांड कर दिया इसमें LLP का ना कोई अथॉरिटी था ना LLP को कोई नॉलेज था इसके बारे में, तो LLP आउट. आउट मतलब क्या? LLP नॉट लायबल. ओके. इफ द बिजनेस इज कैरिड ऑन with a fraudulent purpose as mentioned in subsection 1, every person knowingly to be a party shall be punishable with imprisonment up to 5 years and a penalty from 50,000 to 5 lakhs. बट पेनल्टी बहुत कम है. तो यहां पर क्या बोला है कि भाई सुनो, सबसे पहले तो मैं सबको पार्ट मानता हूं तो सबका लायबिलिटी अनलिमिटेड. फिर जो प्रूफ कर पाएगा, क्या प्रूफ कर पाएगा कि नहीं नहीं हम मासूम है, वी आर नॉट लायबल, हम बिल्कुल बेदाग हैं, ओके, देन इन दैट केस जो रिस्पॉन्सिबल है उसका ही लायबिलिटी होगा अनलिमिटेड. तो उनके ऊपर एक पेनल्टी भी लगेगा. क्या पेनल्टी है? अप टू 5 lakhs है एंड इंप्रिजनमेंट अप टू 5 years. दिस इज अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस. अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस. देखो दोस्तों, आपने जो फ्रॉड किया है उसका पैसा तो आपसे हम रिकवर करेंगे ही, प्लस imprisonment up to 5 years and a penalty from 50,000 to 5 lakhs. ऐसा मत सोचिए कि 5 साल का जेल और 5 लाख का जुर्माना और जो फ्रॉड में मैंने 100 करोड़ रुपया चुरा लिया वो मेरा हो गया. ऐसा नहीं होता. ओके. थर्ड, where LLP, any partner or designated partner or employee of LLP सब आ गए, सब आ गए. यहां पे चेक करो. LLP, any partner, designated partner, employee of LLP has conducted business in a fraudulent manner. जो भी fraudulent manner में involved था, स्वयं LLP, उसके designated partner, उसके normal partner, उसके employee, तो they shall be liable for criminal proceedings. Criminal proceedings plus liable to pay compensation to any person who has suffered the loss or damage. That is, they will be liable to make good the loss. समझ लो. सी, हम स्टार्टिंग में तो सबके ऊपर एक प्रिजम्पशन डाल देते कि भाई आप भी लायबल हो, पर जैसे जैसे आप प्रूव करते जाओगे अपना इनोसेंस, ओनली दोज हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन डूइंग दिस काइंड ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी पर्सनली लायबल. क्लियर? हाउएवर LLP नॉट लायबल इफ पार्टनर, designated partner or employee acted without the knowledge of LLP. Obviously, अगर LLP प्रूफ कर पाता है कि देखो भाई ये कांड हुआ है, हम मानते हैं, पर इसमें LLP का कोई लेना देना नहीं है, तो LLP not liable. So basically, section starts with saying that everyone will be personally liable. Slowly, we try to, eliminate all those people who are innocent and then charge that person only
हु इज एक्चुअली लायबल फॉर द फ्रॉड, तो उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगा। ही विल हैव टू मेक गुड द लॉस। डोंट फॉरगेट, जितना उसने फ्रॉड में पैसा चुरा लिया वो सब तो वापस लेना ही है, प्लस 5 years का imprisonment and a non-compoundable offense, meaning a penalty up to 5 lakhs. Clear? चलो, so this is your unlimited liability in case of fraud. तो mutual agency 26, liability of LLP 27, liability of partner 28, holding out liability 29, and unlimited liability section number 30. क्लियर? यहां तक क्लियर? यस। चलो अब हम जा रहे हैं देवी और सज्जनों इन सेक्शन नंबर 31 पर। पहले जरा ऐसा देखिए। यस, राइट, 26 से लेकर 30। अब काफी मजेदार सेक्शन है, सेक्शन नंबर है 31। विसल ब्लोइंग मतलब क्या? बचपन में स्कूल में हम सबको है ना एक टाइप के बच्चे से बहुत नफरत होती थी, और वो टाइप का बच्चा है चुगलखोर। चुगलखोर, चुगली करता है। टीचर वो ना चालू क्लास में ना टिफिन खा रहा था, ऐसे लोग होते हैं, पता है कि नहीं? उनसे मुझे सख्त नफरत है। हाँ, बस ये वही लोग हैं, ये जो विसल ब्लोअर्स है, ये वही लोग हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? बहुत ही सिंपल सेक्शन है पर बहुत अच्छा है। वो क्या बोलता है कि मान लो एलएलपी में कोई इन्वेस्टिगेशन चालू है। हमने शुरुआत में देखा था कि एलएलपी में इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। देखो यहां पे हम लोगों ने फीचर्स में देखा हुआ है कि एलएलपी में इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल है। आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं। ये देखो इन्वेस्टिगेशन है कि नहीं। तो हमने स्टार्टिंग में देखा है कि भाई एलएलपी में इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। तो मान लो एलएलपी में इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, और सब एम्प्लॉइज वगैरह सब शक के दायरे में आ चुके हैं। एवरीवन इज नाउ अ प्रिज्यूम्ड अक्यूज्ड पर्सन फॉर कमिटिंग द फ्रॉड। तो उसमें एक एम्प्लॉय डर जाता है, उसको लगता है कि हाइला अगर मैं फंस गया तो क्या करता है बताए? हम लोग ना बचपन में एक गेम खेलते थे, ओके, डबाई स्पाइस। सबका डबाई स्पाइस मतलब क्या? वो एम्प्लॉय जो है वो जाके सबका चुगली कर देगा कि वो पार्टनर है ना, वो ये करता है, वो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो तो ये भी करता है। ऐसा जाके वो एम्प्लॉय सबका जो भी फ्रॉड वॉड कुछ भी उसको पता है वो सब जाके अथॉरिटीज के सामने उल्टी कर देगा। और अगर वो बंदे ने उसे उल्टी कर दिया, देन इन दैट पर्टिकुलर केस गया। कौन गया? नहीं, ये जो एम्प्लॉय जिसने उल्टी किया वो नहीं गया बेटा, वो तो बच जाएगा, पर बाकी सब आ जाएंगे अंडर अ फ्रॉड। तो अगर ऐसा कोई बंदा है, ओके, कोई एम्प्लॉय है ऑफ द एलएलपी, पार्टनर है, डेजिग्नेटेड पार्टनर है, जो ऐसा विसल ब्लो कर देता है यानी कि चुगली कर देता है, तो लॉ बोलता है वी विल गिव देम अ प्रोफेशनल इम्यूनिटी। व्हाट? हम लोग उन्हें बेटा एक प्रोफेशनल इम्यूनिटी देंगे, मतलब हम उन्हें बचाएंगे। क्योंकि कल अगर किसी को पता चला कि ये जो है यही वो बंदा है, ओके, जिसके कारण हमारा सब फ्रॉड पकड़ा गया, तो बेटा वो तो आपको नहीं, ऐसा अलाउड नहीं है। ना कंपनी मतलब ना एलएलपी उसे हरेस कर सकता है, ना उसके टर्म्स और कंडीशंस चेंज कर सकता है, ना उसका प्रमोशन रोक सकता है, ना उसको डिमोट कर सकता है, कुछ नहीं। मान लो पहले आप वो एलएलपी के सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अब आपने चुगली लगाया, एलएलपी में पता चला, अब आप उस एलएलपी के चीफ प्यून बन गए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा कुछ अलाउड नहीं है। ये कहा जाता है एज प्रोफेशनल इम्यूनिटी। क्या कहा जाता है बेटा? प्रोफेशनल इम्यूनिटी। पर चलो ये टाइप के लोग तो फिर भी हमने बहुत देखे हैं, पर एक अलग किस्म के लोग होते हैं बेटा, ओके, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं सेडिस्ट। सेडिस्ट समझते हो? उनका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। ना एलएलपी में कोई इन्वेस्टिगेशन चालू है, पर उन्हें दूसरों को दर्द में देखकर बहुत मजा आता है। उन्हें दूसरों को दर्द में देखकर बहुत मजा आता है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो सीधा
एनसीएलटी में जा रहा है, बोलते तुमको पता है हमारा एलएलपी में क्या क्या हो रहा है, वो पार्टनर है ना वो ये कर रहा है, वो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर वो कर रहा है, खत्म। एलएलपी में कुछ नहीं हो रहा है, पर आप चले जाते हो अथॉरिटी के पास और वहां पर जाके कुछ ना कुछ बोल के आ जाते हो रिगार्डिंग द पार्टनर्स और एम्प्लॉइज और द डेजिग्नेटेड पार्टनर, फिर भी यू विल बी गिवन प्रोफेशनल इम्यूनिटी। लेकिन मान लीजिए ये गॉसिप करना, ये चुगली करना आपका रूटीन बन गया है, हर 3 महीने में एनसीएलटी मजे में क्या बोलते हैं, चलो बैठते हैं मजा आएगा। नहीं, अगर आप हर पीरियोडिक टाइम में चले जाते हो और ये गॉसिप करते हो, जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग गॉसिप डज नॉट मीन कि आपको कोई प्रोफेशनल इम्यूनिटी मिलेगा। अगर आपकी कही हुई बातों से कोई कन्विक्शन हो जाता है, मतलब द पर्सन इज फाउंड गिल्टी, तो आपको प्रोफेशनल इम्यूनिटी मिल सकता है। वरना क्या होता है ना, कुछ लोग जेलस होते हैं बेटा, दूसरों की तरक्की नहीं देख पाते, राइट। अगर ऐसा है और आप जाके चुगली कर रहे हो, राइट, एंड द अथॉरिटीज कम टू नो दैट यू आर सिंपली ब्लफिंग, झूठ बोल रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो आपको आने तो नहीं देंगे आगे से उनके पास ये इंफॉर्मेशन लेके। प्लस जिसके खिलाफ आप ये कर रहे हो, दैट पर्सन विल डेफिनेटली फाइल अ केस अगेंस्ट यू एंड दैट केस विल बी फॉर डेफमेशन, मानहानि का दावा। समझ पा रहे हो, राइट। सो दैट इज द काइंड ऑफ सेक्शन नंबर 31। यहां तक समझा, सेक्शन 30 तक। चलो 31 देखते हैं अभी। आज जाइए, विसल ब्लोइंग, द कोर्ट और द एनसीएलटी, एकदम ध्यान से, द कोर्ट और द एनसीएलटी में रिड्यूस or waive any penalty leviable on any partner, employee of the LLP if it is satisfied that क्या such partner employee has provided useful information during investigation, बेसिकली उसने चुगली कर दिया बाकी सबका जब भी एलएलपी में इन्वेस्टिगेशन चालू था। और 2 सिनेरियोज है, नंबर 1 और नंबर 2। एनी इंफॉर्मेशन गिवन बाय एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और अदरवाइज, ये अदरवाइज वाले लोग हैं ना, वो होते हैं बेटा जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं, और अदरवाइज लीड्स टू कन्विक्शन ऑफ एलएलपी पार्टनर एम्प्लॉय और एलएलपी अंडर दिस एक्ट और अदर एक्ट। देन अगर आपके एलएलपी में इन्वेस्टिगेशन था, तब आपने कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन दे दिया, या फिर इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं था, पर आपके दिए हुए इंफॉर्मेशन से एलएलपी का या पार्टनर का या किसी एम्प्लॉय का कन्विक्शन यानी कि फाउंड गिल्टी हो गया, तो नो पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ एनी एलएलपी में बी डिस्चार्ज्ड, डिमोटेड। देखो, एक होता है प्रमोटेड, मतलब आपको एक हायर पोजीशन मिला दूसरा होता है डिमोटेड, मतलब जो पोजीशन था उससे लोअर पोजीशन मिला। ओके, सस्पेंडेड, थ्रेटेंड, धमकी देने का, इन एनी मैनर नियरली बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज योर विसल ब्लोइंग। दोस्तों, अगर आप सबने ऑडिट पढ़ा है तो ऑडिट में एक चैप्टर होता है जिसमें आ जाता है ऑडिट कमिटी, और ऑडिट कमिटी में आता है सेक्शन नंबर 177, जहां पर आता है 177 सबसेक्शन 10 विजिल मैकेनिज्म। और विजिल मैकेनिज्म में भी आप सेम चीज पढ़ते हो कि अगर आप कोई कंपनी में हो और वहां पर ऑडिट कमिटी इज हैंडलिंग द विजिल मैकेनिज्म, तो आप जाके उन्हें फ्रॉड का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सर ये क्या है बेटा, है, आपको पढ़ना चाहिए वो। एनीवेज समझो, ये विसल ब्लोइंग डन, दैट्स सेक्शन नंबर 31। तो अगर आप यहां पर आ जाएं, ये देखो हमारा फ्लो, भाई हम जो भी है ये फ्लो के साथ है। ओके, तो अगर आप देखो यहां पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ डन, सब हो चुका है, राइट। सेक्शन नंबर 31 तक हमारा डिटेल में डिस्कशन हो चुका है, एंड लुक एट द नोट्स, एवरीथिंग एक्सट्रीमली परफेक्ट, क्लियर, राइट। सो 31 तक डिस्कशन डन। अभी आपके टेक्स्ट बुक में अगर मैं आपको लेके जाऊं, इनकॉर्पोरेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स है, ये सब हमने इन डिटेल हमारे नोट्स में लिखा हुआ है। और ये भी एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी भी सब हो चुका है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, विसल ब्लोइंग, सब डन। अभी हम सीधा देखने वाले हैं ये मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहां पर अगर आप देखोगे
फॉर्म्स टू बी फाइल्ड बाय एवरी एलएलपी। तो हर साल हर एलएलपी को जस्ट लाइक अ कंपनी, हर साल हर एलएलपी को जस्ट लाइक अ कंपनी 2 फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं। अगर आपको याद आता है, मैंने ऊपर ही यहां पे लिखा हुआ है कि एवरी कंपनी विल फाइल एवरी ईयर फॉर्म AOC 4 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 137 30 days from the date of the AGM, and every company will file form number MJD 7 annual return under section 92 60 days from the date of the AGM। ऐसा कुछ याद आता है, राइट? कंपनीज एक्ट में सेम कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट आ रहा है यहां पे अंडर द एलएलपी, सिर्फ नाम अलग होगा और फॉर्म का नंबर अलग होगा। बेटा रिश्ता वही, सोच नहीं। ओके, पढ़ो जरा मेरे साथ। तो सेक्शन नंबर 34 बोलता है एनुअल अकाउंट्स जो हर एलएलपी को फाइल करना है अंडर फॉर्म नंबर 8, जो 2 पार्ट्स में है। पार्ट ए ऑफ एनुअल अकाउंट इज स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। हर साल एलएलपी को आरओसी में बताना पड़ेगा कि यस आई एम अ सॉल्वेंट एलएलपी। एंड बी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बेटा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट, मैंने बाजू में लिखा है एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट इज नथिंग बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये कब फाइल करना है सर? एजीएम के 30 डेज के अंदर। एलएलपी में एजीएम होएगा? नॉनसेंस, कोई नहीं होएगा बेटा, ना एजीएम ना बोर्ड मीटिंग। पर फाइल कब करना है? टू बी फाइल्ड बाय 30th अक्टूबर एवरी ईयर। टू बी फाइल्ड बाय 30th अक्टूबर एवरी ईयर। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया तो ड्यू डेट इज द सेम, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। अगर मैं 30th सितंबर पकड़ू तो सेम डेट है कंपनीज एक्ट की तरह, राइट? तो हर एलएलपी को हर साल एनुअल अकाउंट्स 2 हिस्सों में, फॉर्म नंबर 8 पार्ट ए स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, फॉर्म नंबर 8 पार्ट बी इज योर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फाइल करना है बाय 30th अक्टूबर, हर साल बाय 30th अक्टूबर। सिमिलरली सेक्शन 35 बोलता है दैट एवरी एलएलपी विल बी रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न्स, अंडर फॉर्म नंबर 11, अंडर फॉर्म नंबर 11। वो था फॉर्म नंबर 8, यह है फॉर्म नंबर 11। वो कब तक फाइल करना है? टू बी फाइल्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 30th में ये फाइल करना है 60 डेज, एंड दैट इज 30th में। वो फाइल करना है 30th अक्टूबर। प्लीज रिमेंबर दैट। अगर सर हम लोगों ने यानी कि एलएलपी ने अगर ये फॉर्म्स फाइल नहीं किया तो क्या? अरे सुनना, वायोलेशन, एलएलपी विल बी लायबल फॉर 100 rupees per day, maximum 1 lakh, designated partner 100 rupees per day, maximum 50,000। ये पता है हम लोग को, कॉमन पेनल्टी है, पहले से चल रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों फॉर्म्स है बेटा। फॉर्म 8 दैट्स योर एनुअल अकाउंट्स, एंड फॉर्म 11 दैट्स योर एनुअल रिटर्न, सिमिलर टू AOC 4 MJD 7। 30th अक्टूबर है और 30th में 60 डेज। क्लियर? सेक्शन 34 एंड सेक्शन नंबर 35। कुछ बात समझ में आए? चलो अभी थोड़ा टेक्स्ट बुक में चलना है हम लोग को दोस्तों, आ जाइए मेरे साथ। फ्लो पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने 34 35 कर लिया। अभी हम टेक्स्ट बुक जा रहे हैं क्योंकि वहां पर है ना, हम लोग को 34 भी मैं एक बार पढ़ूंगा और 34 कैपिटल ए, ये दोनों हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बार जरा साथ में। यहां पर कंट्रीब्यूशन है, फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो हम लोगों ने पहले भी देखा है बेटा कि वो टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों हो सकता है, नथिंग ग्रेट। एंड ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट, ये सेक्शन 33, ये आप एक बार पढ़ सकते हैं, नॉट वेरी ग्रेट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, ओके। पर हम लोग पढ़ेंगे साथ में सेक्शन नंबर 34। तो आप सब मेरे साथ आ जाइएगा, पेज नंबर 13.16, 13.16। चलिए, maintenance of books of accounts, other records and audit etc. First, proper books of accounts. LLP shall maintain such proper books of accounts as may be prescribed relating to its affairs for each year of its existence on, ये चेक कर, बोला है कि नहीं, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस, ये बोला हुआ है, either on cash basis or accrual basis, very important, according to double entry system, and shall maintain it at its registered office. Exactly Companies Act की तरह है, except
कि वहां पर कैश नहीं अलाउड है, वहां पर सिर्फ अक्रूवल है, पर यहां पर कैश और अक्रूवल है, डबल एंट्री सिस्टम है एंड मेंटेन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब। कंपनीज एक्ट में कितना पीरियड है? 8 इयर्स। कंपनीज एक्ट में कितना पीरियड है? 8 इयर्स। डन। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, एवरी एलएलपी शैल within a period of 6 months from the end of each financial year, okay, prepare statement of account and solvency for the said financial year as at the last date of the said financial year in such form as may be prescribed। फॉर्म नंबर है 8, जो 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 6 मंथ्स के बाद होना चाहिए। मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, उसके बाद 6 महीना विच इज 30th सितंबर, उसके बाद 30 days है। ओके, such statement shall be signed by the designated partners of the LLP। Every LLP shall file within the prescribed time statement of account and solvency prepared pursuant to subsection 2 with the ROC every year in such form and manner as may be prescribed। But that is under form 8। Form 8, the accounts of the LLP shall be audited in accordance with the rules as may be prescribed। बेटा ऑडिट कौन करेगा? अपन। ओके। However, central government may by notification in official gazette exempt any class or classes of LLP from the requirements of this subsection। हो सकता है किसी LLP को सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे कि जा माफ किया, ऑडिट करवाने का जरूरत नहीं है। ओके। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सबसेक्शन 3, मतलब अपने फॉर्म 8 वगैरह नहीं फाइल किया, हम लोगों ने लिखा हुआ है LLP is 100 per day subject to maximum 1 lakh, designated partner 100 per day maximum subject to 50,000। ये लिखा हुआ है, ये देख, ये रहा आपके सामने, राइट। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, ओके, अब वो हो गया। 6th पॉइंट, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, 2 and 4 LLP not less than 25,000 which may extend to 5 lakhs। Every designated partner not less than 10,000, maximum 1 lakh, not that great penalty। ये आपका सेक्शन नंबर 34, जहां पर आप मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड फॉर्म नंबर 8 की बात करते हैं। फिर आ जाता है आपका सेक्शन 34 कैपिटल ए, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा पसंदीदा 5 स्टार। ओके, छोटा सा सेक्शन है, इजी है पर इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, बार बार मेरे पिछले लेक्चर में भी मैंने बोला था दोस्तों, प्लीज रीड कंपनीज एक्ट बिफोर यू आर रीडिंग LLP। बहुत आसान हो जाएगा LLP का लॉ आपके लिए। पढ़िए, सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द NFRA ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एज रिकमेंडेड बाय द ICAI। समझ में आ रहा है? मतलब एक LLP को भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ेगा। LLP shall also be liable to follow accounting standards and auditing standards। ये देखो, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो आ जाता है हमारा 8th पॉइंट में, 8th पॉइंट में आ जाता है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर है? राइट, चलो, तो भी फॉलो करना पड़ेगा, LLP shall follow। कैपिटल ए। फिर उन लोगों ने 35 तो पढ़ ही लिया है दोस्तों। व्हाट इज दैट? एनुअल रिटर्न है, तो फॉर्म नंबर 11 में है। 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, बाय 30th May। ओके, उसका भी पेनल्टी सेम है, अगर आप देखोगे यहां पे और अगर आप देखोगे यहां पे लिखा हुआ है हम लोगों ने। ओके, चलिए, अभी 4 सेक्शंस है हमारे पास, सेक्शन 36, 37, 38 एंड 39। 36, 37, 38 शॉर्ट स्मॉल सेक्शंस है, 39 बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी है। ओके, ये हमारे फ्लो में हम लोगों ने नहीं लिखा हुआ है यहां पर 34A के बाद डायरेक्टली 42 है, पर हमें डेफिनेटली पढ़ने हैं 4 सेक्शंस, 36, 37, 38 एंड 39। ओके, तो मैं यहां पर सिर्फ बाजू में मेंशन कर देना चाहता हूं, आफ्टर दिस स्टडी section 36, 37, 38 and 39। राइट, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है
हमारे डिस्कशन का, भले छोटे छोटे सेक्शंस है पर व्हाई लीव देम। आई बिलीव कि हमें मैक्सिमम चीजें करनी चाहिए और ऑप्शंस बहुत ही कम रखने चाहिए एग्जाम्स के लिए। ओके चलिए, तो यहां पे आ जाते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं 36, 37, 38, 39। इनको मैं जरा नंबरिंग कर दूंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, एकदम छोटा डिस्कशन है, इजी है, समझ लेते हैं। आ जाइए, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑल ऑफ यू, चलिए, inspection of documents kept by registrar ROC, the incorporation document, name of partners and changes if any made therein, statement of account and solvency and annual return filed by each LLP with the ROC, filed by each LLP with the ROC। बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो हर LLP ROC के साथ फाइल करता है, shall be available for inspection by any person in such manner and on payment of such fees as may be prescribed। बेटा any person मतलब क्या? मतलब सर आज ना मैं छुट्टी पे है, मैं बहुत बोर हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूं कि ROC के ऑफिस जाऊं और रैंडमली कोई भी LLP का ये सब डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करके आऊं, चलेगा? हट, ऐसा कैसा चलेगा रे बेटा? एनी पर्सन मतलब कंसर्न्ड पर्सन, एनी कंसर्न्ड पर्सन। सो बेसिकली ये क्या बोल रहा है पता है? एनी कंसर्न्ड पर्सन में inspect any documents filed by LLP with ROC on payment of fees। That's it। तो आप कोई भी कंसर्न्ड पर्सन हो, जैसे आप एम्प्लॉय हो LLP के, आप कोई पार्टनर हो LLP के, और आपको लगता है कि भाई डॉक्यूमेंट में फाइल क्या किया है मुझे भी तो पता हो, तो आप ROC के ऑफिस चले जाइए एंड यू कैन डिमांड द डॉक्यूमेंट टू बी इंस्पेक्टेड। ROC एक मामूली सा फीस चार्ज करेगा एंड दैट्स इट, you can inspect the document, but please remember you better be a concerned person। कोई ऐसे रास्ते पे जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, ऐसा नहीं चलेगा। okay, concerned person, clear? that's your section number 36। okay, penalty for false statement, एकदम गजब, easy section है पर मजेदार है, पढ़ो। if in any return statement or other document required by or for the purposes of any of the provisions of this act, any person makes a statement, मस्त है, any person makes a statement A which is false in any material particular knowing it to be false। मतलब कोई एक बंदा है LLP का जो कोई डॉक्यूमेंट फाइल कर रहा है कोई भी अथॉरिटी के साथ, और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन गलत देता है और उसको पता है ये गलत है, knowing it to be false, और omits any material fact knowing it to be material, या तो false information देता है या तो information देता ही नहीं है, false information या information देता ही नहीं है। he shall save as otherwise expressly provided in this act। save as का मतलब होता है other things being constant। अगर आपने मेरे साथ कंपनी लॉ किया है तो आपको पता होना चाहिए। okay, save as otherwise expressly provided in this act be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years and also be liable to a fine which may extend to 5 lakhs but which shall not be less than 1 lakh। तो अगर you are any person, आपके साथ हो सकता है up to 2 years and मिनिमम पेनल्टी कितना बोला है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख, लेस देन इक्वल टू 5 lakhs। अगर आपने जानबूझ के कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दिया या कोई इंफॉर्मेशन देना था और वो नहीं दिया, एनी पर्सन, एनी पर्सन, आप कोई भी हो, एनी पर्सन मेक्स सच अ स्टेटमेंट। यू आर अ मियर एम्प्लॉय ऑफ द LLP, यू आर अ पार्टनर, यू आर अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, डजंट मैटर, कोई भी हो आप, पर आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया या इंफॉर्मेशन देना चाहिए था वो नहीं दिया, तो आपके ऊपर
एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस लग रहा है। क्लियर है? सेक्शन नंबर 37। पहले आपको इंस्पेक्ट करने का पावर दिया, फिर अगर आप ही ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन वगैरह दिया हुआ है तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा दिया। अब थोड़ा ध्यान से 38, 39 थोड़ा ज्यादा ध्यान से, ओके, एकदम मेरे साथ रहिएगा। पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। अभी बेटा आरओसी का स्वैग है, आरओसी वांट्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। क्या पढ़ो? In order to obtain such information as the ROC may consider necessary for the purpose of carrying out provisions of this act, in order to obtain information कौन obtain करना चाह रहे हैं? ROC. Okay. For carrying out the provisions of this act, the ROC may require any person, including any present or former partner, प्रेजेंट और फॉर्मर एक्स पार्टनर। एक्स के ऊपर फोकस मत कर, पढ़ाई पे फोकस कर। एक्स पार्टनर बेटा, ओके सर आपने गलत जगह पॉज लिया, वो मेरे को पता है, पढ़ो। एनी प्रेजेंट और फॉर्मर पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ अ LLP टू आंसर एनी क्वेश्चन और मेक एनी डिक्लेरेशन और सप्लाई एनी डिटेल्स और पर्टिकुलर्स इन राइटिंग टू हिम विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो LLP के पास पावर है कि करंट या एक्स पार्टनर, एम्प्लॉय या डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है। ओके, इन केस एनी पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 डज नॉट आंसर, आइला डज नॉट आंसर सच क्वेश्चन, person referred to in subsection 1 does not answer the question or makes a declaration or supply of details or particulars asked by the registrar within a reasonable time or time given by the registrar, or when the registrar is not satisfied, या तो वो आंसर ही नहीं कर रहा है या तो आंसर दे रहा है तो एकदम अनसेटिस्फैक्टरी आंसर है, तो या तो बेटा does not answer या तो B gives answer which is not satisfactory. With the reply or declaration or details or particulars provided by such person, registrar shall have the power to summon the person. To summon that person. खत्म। समन मतलब क्या? हाजिरी। आपको प्रस्तुत होना पड़ेगा। You will have to be present जब रजिस्ट्रार बुलाएंगा। To appear before him or an inspector or any other public officer whom the registrar may designate to answer any such question or make declaration or supply such details as the case may be. सबसे पहले तो भाई आरओसी का पावर है, दिस इज पावर ऑफ आरओसी टू डिमांड इंफॉर्मेशन। खत्म। सेकेंड, इफ यू डोंट सप्लाई इंफॉर्मेशन, इफ नो रिप्लाई और अनसेटिस्फैक्टरी रिप्लाई, तो आरओसी विल समन। तो आरओसी विल समन यू बेटा। समन बोलेगा तो हाजिरी, प्रस्तुत होना पड़ेगा तुमको, राइट। एनी पर्सन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज फेल्स टू कंप्लाई विद एनी समन्स और रिक्वेजिशन। तुम बेटा अलग स्वैग में चल रहा है लाइफ में। आरओसी ने तुमको पहले बोला इंफॉर्मेशन दे, या तो तुमने इंफॉर्मेशन नहीं दिया या तो तुमने अनसैटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन दिया। फिर आरओसी ने समन भेजा, तुमने वो समन को बेटा सीधा डस्टबिन में डाला। वेरी गुड। विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज फेल्स टू कंप्लाई विद एनी समन्स और रिक्वेजिशन ऑफ द रजिस्ट्रार अंडर दिस सेक्शन shall be punishable with fine which shall not be less than 2000 which makes into 25,000. So you will be liable for 2000 less than equal to 25,000. समझो बड़ा बात को। तो तुम्हारे पास है बेटा दो विकल्प। सबसे पहले आरओसी बोलेगा इंफॉर्मेशन दे, तो देने का। तुमने इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया या कुछ गलत छलत दे दिया तो आरओसी समन्स भेजेगा, चुपचाप जाके आंसर करने का। समन्स का अनादर किया, डिसरिस्पेक्ट, तो बेटा आंसर तो फिर भी करना पड़ेगा, पर ये बार पेनल्टी भी भरना पड़ेगा। ये रहा पेनल्टी। क्लियर? 36 क्या बोलता है? 36 दैट यू कैन गो एंड इंस्पेक्ट। आरओसी में जाओ, इफ यू आर एनी कंसर्न पर्सन, फीस भरो, इंस्पेक्ट करने को मिलेगा। 37 क्या बोलता है कि अगर भाई तुमने कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई भी इंफॉर्मेशन जानबूझ के या तो गलत दिया है या तो दिया ही नहीं है, तो तुम्हारे ऊपर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। 38 बोलता है कि आरओसी के पास पावर है। क्या पावर है? कि करंट है या तू एक्स एम्प्लॉय पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो तेरे पास से इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। नहीं देगा तो तेरे को समन्स भेजेगा। समन्स का भी तूने अगर अनादर कर दिया तो इंफॉर्मेशन तो देना ही पड़ेगा।
साथ में पेनल्टी भी भरना पड़ेगा। 36, 37, 38। क्या ये बात समझा? यस, चलो राइट। चलो बेटा, जो बॉक्स में मार्क कर रहा हूं भयंकर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दिन के लिए। चलिए, नाउ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का मतलब क्या होता है? हर एक लॉ में, कंपनी लॉ, इनकम टैक्स, सेबी, एलएलपी, फेमा, हर जगह जो भी लॉ तू पढ़ने वाला है पूरे सीए कोर्स में, ओके, हर जगह सेम कंसेप्ट आता है कॉल्ड एज कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। सर इसका मतलब क्या है? सुनो, इसका मतलब है पेनल्टी इंस्टेड ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसका मतलब है पेनल्टी इंस्टेड ऑफ प्रोसिक्यूशन। अच्छा सर, इसका मतलब क्या है? पेनल्टी इंस्टेड ऑफ प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसिक्यूशन? बेटा प्रोसिक्यूशन मतलब कोर्ट कचेरी। कोर्ट कचेरी। तो क्या आपने अगर एलएलपी एक्ट में कोई भी उल्लंघन कर दिया, वायोलेशन कर दिया, और आपके ऊपर एक ऑफेंस आ गया, और वो ऑफेंस में शायद आपके ऊपर पेनल्टी लग सकता है, शायद आपके ऊपर ओके इंप्रिजनमेंट लग सकता है, तो आपको एक मौका दिया जाता है। द लॉ मेकर गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड वेदर यू वांट टू गो फॉर इंप्रिजनमेंट और पेनल्टी। सर मैं ये बोलते हैं कि मेरे पास है ना पैसा वैसे ही कम है, रहने खाने का भी वांदा है, मेरे को जेल में डाल दो, वहां पर रहना भी फ्री, खाना भी फ्री। ऐसा नहीं होता है बेटा, चॉइस है तो तुम ऐसा नहीं बोलेगे एक उंगली चिन्हो इंप्रिजनमेंट या पेनल्टी, ऐसा नहीं है। मतलब अगर आपको कंपाउंड करना है, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है पता है? मुंबई का भाषा में मांडौली सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब क्या कि ठीक है भाई, मैं पेनल्टी भरने को रेडी है, मुझे कोर्ट वोट का चक्कर में मत डालो। ओके, अभी दो तीन चीजें होती है यहां पे समझने के लिए कि भाई क्या हर एक ऑफेंस को कंपाउंड कर सकते हैं? ओके, मान लो आपने क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया, मर्डर कर दिया, फिर आपने बोलो चलो सेटलमेंट करते हैं, मैंने तुम्हारे आदमी का मर्डर किया, तुम ऐसा नहीं होता है। क्रिमिनल ऑफेंसेस में कभी कंपाउंडिंग नहीं होता है। ओके, सिविल ऑफेंसेस में कंपाउंडिंग हो सकता है, और उसमें ऑप्शन नहीं है कि जेल जाऊं या पेनल्टी, नहीं ऐसा नहीं है। आप पेनल्टी भरना चाहोगे इंस्टेड ऑफ कोर्ट कचेरी का काम। ओके, अब सवाल यह है कि कंपाउंडिंग क्या एवं हो जाएगा? नहीं बेटा, एवं कुछ नहीं होता है यहां पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक कंपाउंडिंग अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। हर लॉ में कंसेप्ट सेम है ये वाला, पर हर लॉ में कंपाउंडिंग का अथॉरिटी अलग है। जैसे यहां पर एलएलपी एक्ट में द कंपाउंडिंग अथॉरिटीज आरडी, रीजनल डायरेक्टर। तो रीजनल डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि आपका कंपाउंडिंग पॉसिबल है कि नहीं। क्लियर? ओके, पर सर मैं तो बहुत ही शौकीन आदमी हूं, हर साल ऑफेंसेस करता रहता हूं, तो क्या हर साल जाके कंपाउंड करने का? ऐसा नहीं होता है बेटा, देयर इज अ टाइम लिमिट। तो अगर आपने कोई ऑफेंस एक बार कंपाउंड करवा लिया, ओके, तो आने वाले 3 साल तक सेम ऑफेंस वापस कंपाउंड नहीं करवा सकते हैं? पर मतलब 3 साल के बाद सेम काइंड ऑफ ऑफेंस मैंने वापस किया तो कंपाउंड होएगा? टेक्निकली हाँ सर, मतलब वो 3 सालों में कोई और टाइप का ऑफेंस किया तो भी वो कंपाउंड होएगा? टेक्निकली यस, पर प्रैक्टिकली नहीं होएगा। बेटा ये कोई लाइफ टाइम मेंबरशिप नहीं है कि देखो हर साल हम आएंगे अप्रैल में कंपाउंडिंग कर देना, ऐसा थोड़ी होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये कंपाउंडिंग क्यों रखा है पता है? कि भाई आप नौसिखिए हो, यू अंडरस्टैंड? नौसिखिए बेटा, नोवाइस। जुर्म की दुनिया में आपका डेब्यू हुआ है, ओके, तो आप डेब्यूटांट निकले और गलती से आपसे कोई ऑफेंस हो गया, तो भाई कहां आप कोर्ट कचहरी में जाएंगे? बेटर क्या है, आप रीजनल डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंच जाओ, उनको बताओ कि सर ये देखो हमारे साथ क्या होगा, हाँ ऐसा बताने का, और फिर वो आपके ऑफेंस को कंपाउंड कर देंगे। बेसिकली वो आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। और एक मिनट, वो जो पेनल्टी लगाएंगे ना, वो जो सेक्शन का पेनल्टी है ना उससे कम लगा सकते हैं, और वो जो सेक्शन का पेनल्टी है ना उससे ज्यादा।
मतलब आपके ऊपर एक ऑफेंस लगा है जहां पर मिनिमम पेनल्टी एज पर द सेक्शन इज 50,000, मैक्सिमम पेनल्टी इज 5 lakhs. Regional director can also levy the penalty somewhere between 50,000 to 5 lakhs. Is that thing clear? तो 3 साल के बाद सेम काइंड ऑफ ऑफेंस कैन बी कंपाउंडेड अगेन. प्रैक्टिकल नहीं है. अच्छा, पर इन दो 3 years अनदर काइंड ऑफ ऑफेंस कैन बी कंपाउंडेड, ये भी प्रैक्टिकल नहीं है. एनीवे, ये समझा आपको? ऑल ऑफ अस राइट. अभी गाइज ये भी तो हो सकता है कि आपको कंपाउंडिंग के बारे में पता ही नहीं है. तो सर कंपाउंडिंग करवाना कभी है? कोर्ट में केस चालू हो गया उसके पहले, या कोर्ट में केस चालू हो उसके बाद भी चलेगा. सी, अगर ये लॉ को स्ट्रिक्ट बनाना था तो क्या बोलते कि नहीं नहीं, कोर्ट कचहरी का काम चालू हो उससे पहले आ जाने का. पर यहां पर हम लोग बेनिफिट देना चाहते हैं टू द असेसी, टू द पर्सन. तो हम लोगों ने क्या बोला कि भाई कोर्ट कचहरी का केस चालू हुआ या होने वाला है, दोनों सिचुएशन में यू कैन गो फॉर कंपाउंडिंग. इनफैक्ट कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या होगा पता है? अगर कोर्ट में केस चालू होने वाला था और आपने कंपाउंडिंग करवा लिया तो अब कोर्ट में केस चालू ही नहीं होगा. पर अगर कोर्ट में केस चालू हो चुका है उसके बाद आप कंपाउंडिंग करवाने आ रहे हो, तो जो कोर्ट में केस चल रहा था वो खारिज हो जाएगा, वो डिसमिस हो जाएगा. अच्छा सर, मैंने रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई कर दिया है कि मुझे कंपाउंडिंग चाहिए, तो अगर मैंने अप्लाई कर दिया तो रीजनल डायरेक्टर को तो कंपाउंडिंग करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है. नहीं बेटा, कंपलसरी नहीं है. इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द रीजनल डायरेक्टर. उनको लगता है आपके फैक्ट्स ऑफ द केस को देख के कि जी हां कंपाउंडिंग तो ये डिजर्व करते हैं, तो आपको कंपाउंडिंग मिलेगा. पर अगर उनको लगता है कि ये क्या बार बार रह जाते हैं, तो वो कंपाउंडिंग ऑर्डर नहीं करेंगे. सर, अगर मुझे रीजनल डायरेक्टर के इस कंपाउंडिंग ऑर्डर से खेद है तो क्या मैं इसके सामने अपील कर सकता हूं? नहीं. नो अपील इज पॉसिबल अगेंस्ट द कंपाउंडिंग ऑर्डर ऑफ द रीजनल डायरेक्टर. आई बात समझ में? ओके, प्लीज ध्यान से समझिए. अच्छा एक मिनट, मान लीजिए आपके ऊपर ये पेनल्टी वगैरह जो है केस बन रहा था क्योंकि आपने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल नहीं किए थे विद द आरओसी, तो आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगने की बात हो गई, तो आप सीधा पहुंच गए रीजनल डायरेक्टर के पास, प्लीज कंपाउंडिंग कर दो. और रीजनल डायरेक्टर ने भी बोला वेरी गुड बेटा, जाओ एंजॉय, और कंपाउंडिंग कर दिया. अभी जस्ट बिकॉज आपका ऑफेंस कंपाउंड हो चुका है, तो क्या इसका मतलब यह है कि पेनल्टी भर दिया तो जो आपने डिफॉल्ट किया था भर में जाए? नहीं दोस्तों, कंपाउंडिंग होने के बाद भी जो डिफॉल्ट आपसे हुआ था वो तो आपको सही करना ही पड़ेगा. वी कॉल दैट एज टू मेक गुड द डिफॉल्ट. प्लीज अंडरस्टैंड. और अगर कंपाउंडिंग ऑर्डर आ गया और उन्होंने बोला कि आपको ये कंपाउंडिंग का फीस वगैरह पे करना है, और आप अलग लेवल का स्वैग लेके चल रहे हैं, आपने रीजनल डायरेक्टर के कंपाउंडिंग ऑर्डर का जो फीस था, जो पेनल्टी था, वही पे नहीं किया, तो क्या? तो बेटा अब आपका वाट लगने वाला है, क्योंकि रीजनल डायरेक्टर विल पास अ स्ट्रिक्टर ऑर्डर. क्लियर है? यस, ये है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन नंबर 39. सेम कंसेप्ट हर लॉ में आएगा, सिर्फ कंपाउंडिंग अथॉरिटी बदलती रहेगी. यहां पर कौन है? रीजनल डायरेक्टर. क्लियर? पढ़ो जरा एक बार मेरे साथ. चलो ऑल ऑफ यू, सेक्शन नंबर 39. Notwithstanding anything contained in the code of criminal procedure, notwithstanding anything contained का मतलब क्या होता है? overriding मतलब this will override, prevail over the code of criminal procedure. The regional director or any other officer not below the rank of regional director authorized by the central government may compound. Who has the power to compound? RD has the power. May compound any offense under this act, which is punishable with fine only, by collecting from a person reasonably suspected to have committed the offense a sum which may extend to the amount of the maximum fine provided for the offense, but shall not be lower than the minimum fine. Okay, the maximum fine provided for the offense but shall not be lower than the minimum amount.
प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। ये मैंने आपको बोला हुआ है कि सर ये रीजनल डायरेक्टर मुझसे कितना पैसा लेगा। बेटा जो सेक्शन के अंदर ऑफेंस लिखा है उसमें जितना पैसा बोला है उतना ही ले सकता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ओके, नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 shall apply to an offense committed by a limited liability partnership or its partners or designated partner within a period of 3 years from the date on which a similar offense was committed by it or him was compounded under this section। तो कंपाउंडिंग का टाइम लिमिट है 3 years। 3 साल बाद वापस आ जाइए करके कोई ऑफेंस हम कंपाउंड करेंगे, नहीं होता है प्रैक्टिकली। एक्सप्लेनेशन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट्स हियरबाय क्लैरिफाइड दैट second or subsequent offense committed after the expiry of a period of 3 years from the date on which the offense was previously compounded shall be deemed to be the first offense। 3 साल के बाद पुराना सब हिसाब डिलीट नहीं, शिफ्ट डिलीट खत्म। हम मानेंगे अरे वाह पहली बार ऑफेंस किया, आज जाइए कंपाउंड करवाइए, वैसा है। प्रैक्टिकल नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं। Every application for compounding of an offense shall be made to the ROC, who shall forward the same together with his comments thereon to the regional director। Basically, application to ROC, ROC to forward to regional director। आपका एप्लीकेशन आरओसी में जाएगा, आरओसी उसको फॉरवर्ड करेगा रीजनल डायरेक्टर के पास, to the regional director or any other officer not below the rank of regional director authorized by CG, where any offense is compounded under this section whether before or after, ध्यान से, after the institution of any prosecution, मतलब कोर्ट में केस चालू हुआ उसके पहले भी कंपाउंडिंग पॉसिबल है, कोर्ट में केस चालू हुआ उसके बाद भी कंपाउंडिंग पॉसिबल है, बट इंटीमेशन thereof shall be given to the ROC within a period of 7 days। जैसे ही कंपाउंडिंग चालू इंटीमेट आरओसी विद इन 7 days। इंटीमेट आरओसी विद इन 7 days। जब भी कंपाउंडिंग शुरू हो, whenever compounding starts, whether it is before the prosecution or after the prosecution, where the offense is compounded before the institution of any prosecution, no prosecution shall be instituted। of course, अगर कोर्ट कचहरी के पहले ही आपका केस कंपाउंड हो गया तो कोर्ट में केस नहीं होगा, उसके बाद हुआ तो केस खारिज हो जाएगा। Where the compounding of any offense is made after the institution, यहां पर था before the institution, such compounding shall be brought by the registrar in writing to the notice of the court in which prosecution is pending, and on such notice of the compounding of the offense being given, offender in relation to which the offense is so compounded shall be discharged। खत्म, डिस्चार्ज हो जाएगा, केस खारिज हो जाएगा। सी अगर शुरू नहीं हुआ तो शुरू नहीं होगा, शुरू हो चुका था और कंपाउंड हो गया तो अभी वो डिस्चार्ज यानी कि खारिज हो जाएगा। ये समझ में आता है ये सेक्शन यहां तक? ऑल ऑफ अस मेरे साथ, कम ऑन। आगे, द रीजनल डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ रीजनल डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय सीजी while dealing with the proposal for compounding of an offense may by an order direct any partner, designated partner or other employee of the LLP to file or register or on payment of fee or additional fees as required paid under this act such return, account or other document within such time as may be specified। मतलब क्या? अरे make good the default। आपको हमने कंपाउंडिंग करवा के दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जिस रीजन के कारण आपके ऊपर ऑफेंस आया वो आप पूरा ही ना करो। अरे डॉक्यूमेंट फाइल करना था, आपने कंपाउंड करवा लिया, अरे मामला खत्म। नहीं, पहले मेक गुड द डिफॉल्ट, जिसके कारण आप यहां तक आए हो पहले वो काम तो सही कर लो। ओके, 8th, द लास्ट पॉइंट, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, मतलब ये पूरे सेक्शन को ये ओवरराइड करने वाला क्लॉज है। If any partner, designated partner, other employee of the LLP who fails to comply with the order made by regional director or any other officer not below the rank of regional director authorized by CG under subsection 7, maximum amount of fine for the offense which was under consideration, the regional director or such other officer for compounding under this section shall be twice the amount provided in the corresponding section। मतलब आपने इतनी मेहनत करके कंपाउंडिंग करवाया, रीजनल डायरेक्टर बेचारे ने कंपाउंड कर दिया,
और आपने वो काम ही नहीं पूरा किया तो आपका जो पेनल्टी है वो ट्वाइस, दुगना लगान भरना पड़ेगा, ट्वाइस द अमाउंट। क्लियर है? यह है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। हमने बहुत 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 डिटेल में इसका डिस्कशन कर लिया है। ओके, अगर आपने एक जगह पे कर लिया, सब एक्ट्स में आपको ये समझ जाएगा, नथिंग डिफिकल्ट। क्या आपको ये समझा है? ऑल ऑफ अस, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन नंबर 39। क्लियर? याद रखना इसको, पेनल्टी इंस्टेड ऑफ प्रोसिक्यूशन। कोर्ट कचहरी के बदले आप पेनल्टी भर के मामला को रफा दफा करना चाहते हो, मंडवली। कोर्ट का केस शुरू होने के पहले भी हो सकता है, कोर्ट का केस शुरू होने के बाद भी हो सकता है। अथॉरिटी है रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर, हर एक्ट में अथॉरिटी अलग होंगे। क्लियर? चलिए थोड़ा आगे, पेनल्टी इन ल्यू ऑफ प्रोसिक्यूशन। कम ऑन। अब तो हमारे जो 4 सेक्शन से देवी और सज्जनों, गौर फरमाइए थोड़ा यहां पे। ओके, 36, 37, 38, 39 हमने चारों कंप्लीट्स कर दिए। देखिए जरा 36, 37, 38, 39, तो यहां तक का जो हमारा डिस्कशन हमें करना था फ्रॉम द टेक्स्ट बुक वो कंप्लीट हो चुका है, राइट? अब आपके और मेरे बीच क्या बचा है? अरे देखो यहां पर क्या बचा है, 9, 10, 11, 12, 4 चीजें बची है हमारे पास। ओके, पॉइंट नंबर 9, 10, 11 एंड 12। चलिए तो हम लोग उसको एकदम डिटेल में समझने की ट्राई करते हैं। पार्टनर्स ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट। ओके, 4 चीजों पे हमारा फोकस है और उसके बाद एलएलपी समा। कम ऑन। तो भाई यहीं पे हम लोग देख ही लीजिए, जो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके, वो सब यहां से ही मैंने मेरे नोट्स में डाल दिया है, सो दैट आपको वापस से टेक्स्ट बुक ना पढ़ना पड़े। वाइंडिंग अप, डिसोल्यूशन, एवरीथिंग इज डन। आगे जो ये मिसलेनियस करके है, जरा आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 13.23 पे आ जाइए, 13.23। मिसलेनियस जो है वो आप रीड वंस कर लीजिएगा एट योर एंड, नथिंग ग्रेट। एक बार जरा आप उसको पढ़ के जाइए, 3-4 सेक्शंस है, फिर एंड में ये डिस्टिंग्विश है वो तो खैर भगवान ही मालिक है, नथिंग ग्रेट। ओके फाइन, तो ये आपको एक बार पढ़ना है 66 वाला से, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ठीक है, एक बार नजर डाल दीजिएगा उसके ऊपर। अब हम जो आने वाले हैं, देख लीजिए पॉइंट नंबर 9, 10, 11 एंड 12। कम ऑन, लेट अस गेट इनटू इट। पार्टनर्स ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट। आप कोई एलएलपी के पार्टनर है, आपको अपना प्रॉफिट, या तो पूरा प्रॉफिट या तो आधा प्रॉफिट किसी और के फेवर में असाइन करना है, तो एलएलपी आपको यह पावर देता है कि ठीक है भाई, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, एलएलपी से भगवान का दिया हुआ सब है मेरे पास, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है। वेट, कंट्रोल उदय, कंट्रोल। तो अगर मेरे पास प्रॉफिट्स है पर मुझे वो किसी के फेवर में असाइन करना है, तो एलएलपी एक्ट मुझे वो पावर देता है। पर 2-3 चीजें समझने के लिए, अगर मैं मेरा प्रॉफिट किसी और के फेवर में, मेरी पार्टनरशिप की राइट्स किसी के फेवर में देता हूं, तो क्या वो बंदा मेरे बदले एलएलपी का पार्टनर बन जाएगा? जी नहीं, आई एम स्टिल द पार्टनर, दैट पर्सन इज नॉट द पार्टनर, इज ओनली अ बेनिफिशियरी। सेकेंड, क्या इसका मतलब यह है कि माई पार्टनरशिप इंटरेस्ट फ्रॉम दैट एलएलपी इज ओवर, आई सीज टू बी अ पार्टनर? नो। डज द एलएलपी गेट डिसॉल्व? नो। अच्छा, डज दैट पर्सन जिसके फेवर में मैं मेरा प्रॉफिट वगैरह दे रहा हूं, डज दैट पर्सन गेट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑफ द एलएलपी? जी नहीं। सेक्शन 42 बनाया ही इसके लिए है ताकि क्लैरिटी रहे कि बॉस जिसके फेवर में प्रॉफिट वगैरह जो भी जाने वाला है उसको सिर्फ वो पैसा मिलेगा। ही इज नॉट द पार्टनर, एलएलपी इज नॉट डिसॉल्व्ड एंड दैट पर्सन कैन नॉट गेट एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन ऑफ द एलएलपी। वेरी सिंपल, क्लियर? आप पैसा लीजिए, मौज कीजिए, राइट? पढ़ो पार्टनर्स ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट, सेक्शन नंबर 42। पार्टनर ऑफ एलएलपी शैल हैव राइट टू ट्रांसफर होनली और पार्शियली। देख भाई, ये मेरा चॉइस है, पूरा पैसा किसी को देना है, आधा देना है, नहीं देना है, मेरा चॉइस। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर सिर्फ प्रॉफिट देना है, वो भी आपका चॉइस है, सिर्फ लॉस देना है, वो भी आपका चॉइस है। पर एक मिनट,
इट हैज टू बी बिटवीन यू एंड दैट पर्सन। इसे एलएलपी का कोई लेना देना नहीं है, एलएलपी बीच में नहीं पड़ेगा। यहां पे तुम पार्टनर हो एलएलपी के, तुम्हारे और वो पर्सन के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है, एलएलपी को उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट आएगा हम आपको दे देगा, लॉस आएगा हम आपको बता देगा, सिंपल। ओके। एंड रिसीव डिस्ट्रीब्यूशंस, ट्रांसफर ऑफ राइट एज पर वन अबव shall not cause disassociation of the partner from LLP और वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी। ना मैं एलएलपी के पार्टनरशिप से निकल गया, ना एलएलपी डिसॉल्व हुआ, वो सब बरकरार है एज इट इज। ऑल्सो द ट्रांसफर योर असाइनी डज नॉट गेट राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी, नो, डज नॉट गेट राइट। उसके पास कोई पावर नहीं है एलएलपी के मैनेजमेंट में आए या एलएलपी के इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिले, कुछ नहीं। पैसा लेने का, पैसा पैसा है तो बड़ी 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 वेट, तो आपको पैसा मिलेगा, खत्म। मैं ही पार्टनर रहूंगा एलएलपी का, एलएलपी डिसॉल्व नहीं माना जाएगा, ना आपके पास मैनेजमेंट का पावर है, ना आपके पास एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का पावर है। यू विल गेट ओनली माई मनी, हनी, दैट्स इट। और वो भी एज पर अग्रीमेंट बिटवीन मी एंड दैट पर्सन। मेरे और उस थर्ड पार्टी के अग्रीमेंट के बीच में एलएलपी हैज नो पावर, नथिंग टू से। इज दैट क्लियर? या, चलिए, दैट इज पार्टनर्स ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट, सेक्शन नंबर है 42। अब हम जाने वाले हैं हमारे आखिरी के 3 बड़े से डिस्कशन में। कन्वर्जन ऑफ एलएलपी, 3 टाइप का कन्वर्जन होने वाला है यहां पे। फर्स्ट इज पार्टनरशिप फर्म गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एलएलपी, सेकंड इज प्राइवेट कंपनी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एलएलपी, third is unlisted public company getting converted into LLP. Partnership firm, section number 55, schedule number 2. Private company, section number 56, schedule number 3. And unlisted public company, section number 57, schedule number 4. आई बात समझ में? That is your conversion of these type of entities into a LLP, जो हम लोग पढ़ने वाले। उसके बाद एक बड़ा डिस्कशन है कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमालगमेशन, ओके, एंड फाइनली वाइंडिंग अप ऑफ द एलएलपी। ओके, चलिए कन्वर्जन से शुरू करते हैं हम लोग। आ जाइए मेरे साथ। 3 सेक्शंस है, 3 टाइप्स है, 3 स्केड्यूल्स है और फॉर्म 2 ही है। फॉर्म्स याद रखने पड़ेंगे पर वो 2 ही फॉर्म है और फिर सम कॉमन कंडीशंस। पढ़िए, कन्वर्जन इनटू एलएलपी, सेक्शन नंबर है 55। कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। सर ये कौन सा फर्म है बेटा? पार्टनरशिप फर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो कन्वर्ट होगा बाय शेड्यूल नंबर 2 फुलफिल करना पड़ेगा। सर शेड्यूल 2 में क्या है वो आपको नहीं पढ़ना है, ना शेड्यूल 2, ना शेड्यूल 3, ना शेड्यूल 4, कुछ याद नहीं रखना आपको। हाँ, पर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एक फर्म है जो एलएलपी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे फुलफिल करना पड़ेगा शेड्यूल 2 और फाइल करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 1717। ओके, सिमिलरली अगर आप एक प्राइवेट कंपनी है एंड यू आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ एलएलपी, यू फॉल अंडर सेक्शन नंबर 56, फॉर्म नंबर होगा आपका 18 और शेड्यूल नंबर फुलफिल करना है 3, शेड्यूल नंबर 3। क्लियर है? ओके, सिमिलरली सेक्शन 57 में आप आ जाइए तो यू आर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्टिंग इनटू अ एलएलपी, आपको फुलफिल करना है शेड्यूल नंबर 4 एंड योर फॉर्म इज स्टिल फॉर्म 18। बेसिकली एनी कंपनी getting converted into a LLP, प्राइवेट हो या अनलिस्टेड पब्लिक हो, उसे फाइल करना पड़ेगा विद द ROC फॉर्म नंबर 1818, फॉर्म नंबर 1818। इज दैट क्लियर? चलो आगे। अभी रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। चलो ये तो कौन कौन से फॉर्म्स है, कौन कौन से स्केड्यूल्स है और वो कौन से सेक्शन में है वो हमने देखा, पर अभी उसका इफेक्ट कैसे देंगे भाई? पढ़ो ध्यान से, हाँ एकदम। रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, सेक्शन नंबर है 58। इफ ROC is satisfied that the firm, private company or unlisted public company has complied with, आपने कंप्लाई कर दिया है किसके साथ? रिस्पेक्टिव शेड्यूल्स। कौन से थे? 2, 3, 4 प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। आपने ये प्रोविजंस, हम लोगों ने जब शुरुआत में इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस देखा था, सेक्शन 11 से लेकर 17, वो कंप्लीट कर दिया है, राइट? एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, then
आपने तीनों चीजों को कंप्लाई कर दिया, यहां के रिस्पेक्टिव स्केड्यूल्स को, प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स। तो तीन चीज कौन कौन सी है दोस्तों यहां पे? स्केड्यूल्स, प्रोविजंस, रूल्स। आपने वो तीनों को कंप्लाई कर दिया, देन व्हाट? देन रजिस्टर द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड एंड इश्यू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बेटा आप इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहे हो, थोड़ा ध्यान देना। आप ऑलरेडी एक एंटिटी थे, या तो एक फर्म थे, प्राइवेट कंपनी थे या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थे, अब यू आर गेटिंग कन्वर्टेड, सो द डॉक्यूमेंट विच द आरओसी विल इश्यू यू विल बी कॉल्ड एज अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन नहीं, आप ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड थे पहले, ओके अब आप रजिस्टर हो रहे हो एज अ एलएलपी, ओके डिटरमाइनिंग देयर स्टेटस एज अ एलएलपी फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट। मान लो आप 2010 में एक पार्टनरशिप फॉर्म थे, या फिर एक प्राइवेट कंपनी थे, या फिर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थे। 2024 में यू आर कन्वर्टिंग इनटू अ एलएलपी, तो यू विल बी रजिस्टर्ड एज अ एलएलपी फ्रॉम 2024, फ्रॉम 2024। तो आपको 55, 56, 57 फुलफिल करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं विद द आरओसी, जुरिस्डिक्शनल आरओसी, जो स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाला है, राइट। एंड वो क्या चेक करेंगे? आपने स्केड्यूल्स फॉलो किया, प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट फॉलो किया एंड रूल्स फॉलो किया। उसके बाद दे विल इश्यू यू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फ्रॉम दैट डेट, effective that date, you will be considered as a LLP. Okay, the entity converted to LLP, the entity converted to LLP shall within 15 days of registration inform the concerned registrar of firms or registrar of companies as the case may be about conversion. अरे भाई पहले आप फर्म थे, तो आपका सब डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में चल रहा था। पहले आप प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थे, तो आपका सब डॉक्यूमेंटेशन आरओसी में चल रहा था बाय अ कंपनी फॉर्मेट। तो अब आपने आरओसी को डॉक्यूमेंट दे दिए, उन्होंने चेक कर दिया स्केड्यूल्स, प्रोविजंस, रूल्स फुलफिल्ड, आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया कि भाई फ्रॉम 1 जुलाई 2024 यू विल बी अ एलएलपी। तो आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेके अपने पुराने अथॉरिटी के पास जाना है, जो या तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होंगे या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होंगे, कंपनी डिवीजन। विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको अपने पुराने आरओसी मतलब पुराने अथॉरिटी के पास जाके अपना ये नया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जमा करवाना है, सो दैट दे आर नाउ अवेयर दैट यू विल बी वर्किंग एज अ एलएलपी। इज दैट क्लियर? अब अपॉन कन्वर्जन, पार्टनर्स ऑफ द फर्म, पुराने पार्टनर्स ऑफ द फर्म थे, members of private company or members of unlisted public company, LLP to which they are converted to and partners of the LLP shall be bound by the respective schedule. देखो भाई, हमने कन्वर्ट कर दिया, फर्म को एलएलपी बनाया, प्राइवेट कंपनी को एलएलपी बनाया, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी बनाया, तो अब एलएलपी के स्केड्यूल्स जो भी है, स्केड्यूल 2 एप्लीकेबल है, 3 है, 4 है, मुझे नहीं पता, जो भी आपको एप्लीकेबल है, वेदर आप पुरानी फर्म के पार्टनर हो या नए एलएलपी के पार्टनर हो, पुरानी प्राइवेट कंपनी के मेंबर हो ना या फिर नए एलएलपी के पार्टनर हो, पुराने अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के मेंबर हो या नए एलएलपी के पार्टनर हो, कोई भी हो आप, आपको नए स्केड्यूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सर कौन से नए स्केड्यूल? फर्म टू एलएलपी हुए हो तो स्केड्यूल 2 फॉलो करना है, प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी हो तो स्केड्यूल 3, और अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी हो तो स्केड्यूल 4। एक बार आप कन्वर्ट हो गए तो आपके लिए ये रिस्पेक्टिव स्केड्यूल्स फॉलो करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। आई बात समझ में? राइट, ओके। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक बार आप बन गए एलएलपी तो क्या क्या होगा? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, ओवरराइडिंग है भाई। ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मैंने बोला था इनकॉर्पोरेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, A LLP shall be registered with the name as per the registration certificate. So you are now registered as a LLP. You are no longer a firm, not a private company, not an unlisted public company. You are registered as a LLP. Okay. All tangible assets, movable, immovable, and intangible assets, plus all assets, interest, rights, privileges, liability, obligations, plus whole of the undertaking. आपकी कोई ब्रांच थी, कोई यूनिट था, कोई बिजनेस था, एवरीथिंग ऑफ द फर्म
private company, unlisted public company shall be transferred to and shall be vested with the LLP. तो भाई पुरानी एंटिटी में जो भी था, टेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट, लायबिलिटीज था, कोई ब्रांच था, कोई यूनिट था, कोई पार्टनरशिप था, सब विल बी ट्रांसफर्ड टू द न्यू LLP. सब कुछ. ऑल्सो कोई पेंडिंग लिटिगेशन था, कोई पहले का लीगल केस भी तो था, वो सब आ जाएगा बेटा यहां पे. और पुरानी एंटिटी का क्या हो जाएगा? डिसॉल्व. उनका वजूद मिट जाएगा. They will no longer be a firm, private company or unlisted public company. The firm, private company or unlisted public company shall be deemed to be dissolved and removed from the register of firm or the registrar of companies. एकदम सिंपल, एकदम सिंपल. 4 सेक्शंस हैं यहां पे. 55, 56, 57, 58. 55 firm to LLP, schedule 2, form 17. 56 private company to LLP, schedule 3, form 18. 57 unlisted public company to LLP, schedule 4, again form 18. 58 बोलता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद क्या क्या होगा. ओके, तो इफ यू हैव complied with 3 things: applicable schedules, provisions of the act and the rules made thereunder. तो the ROC जहां पर आपने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं, jurisdictional ROC will issue you a certificate of registration, not incorporation. जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया, 15 दिन के अंदर अंदर प्लीज जाके अपने पुरानी अथॉरिटी, जो एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स हो सकती है या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हो सकती है, कंपनी डिवीजन, उनको वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दो और बताओ कि नाउ आई एम ऑपरेटिंग एज अ LLP, सो दैट अब मैं आपके पुराने एंटिटी का कोई कंप्लायंस नहीं करूंगा. और एक बार मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, नाउ I will be registered as a LLP. Number 1, all my tangible asset, intangible asset, debts, liabilities, legal cases, branches, units, undertaking, everything shall be transferred and shall be vested with the LLP. Right? आप अगर पुरानी एंटिटी के पार्टनर हो, पुरानी एंटिटी के मेंबर हो, नए एंटिटी के पार्टनर हो, आप सबको जो भी एप्लीकेबल शेड्यूल्स है उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा. प्लीज रिमेंबर दिस. राइट? एंड फाइनली जो आपका पुराना फर्म था, प्राइवेट कंपनी था, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी था, उनका एंटिटी डिसॉल्व हो जाएगा एंड देयर नेम विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. क्लियर? समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कन्वर्जन इनटू LLP. कंपनीज एक्ट में भी हम कन्वर्जन देखते हैं ब्रो, राइट? पर ये है इनटू LLP. डन 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 डन. ये समझा कि नहीं? नाच बाद में. चलो, तो ये 55, 56, 57 एंड इनफैक्ट यहां पर मैं एक और चीज डाल देता हूं, एंड 58 कन्वर्जन इनटू LLP. अब हमारे पास बच्चे हैं 2 डिस्कशंस. वो बंद करो. चलो, तो अभी हमें देखना है कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन. अच्छा, मतलब बेटा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है पता है? आप सबने डेफिनेटली सुना होगा. कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का मतलब होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आपका अमैल्गमेशन. आपका अमैल्गमेशन. जैसे कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम करते हैं, जो आप अकाउंट्स में भी करते हैं. कंपनी का अमैल्गमेशन हम करते हैं, जो आप अकाउंट्स में भी करते हैं, टैक्सेशन में भी करते हैं, राइट? वैसे ही LLP का भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा, LLP का भी अमैल्गमेशन होगा. दैट इज द नेक्स्ट डिस्कशन. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड अमैल्गमेशन ऑफ अ LLP. चलिए देखते हैं हम लोग. कम ऑन. सेकेंड लास्ट डिस्कशन है ये चैप्टर का. ओके, एकदम ध्यान दीजिएगा मेरे साथ. 60, 61, 62. ओके, एकदम ध्यान से. कम ऑन. सब कुछ मैंने लिखा हुआ है यहां पे, सब कुछ ध्यान से. कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट और रिकंस्ट्रक्शन. रिकंस्ट्रक्शन इज नथिंग बट अमैल्गमेशन. कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का मतलब क्या है सर? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. ओके, तो जहां पर हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है, कौन करना चाहेगा? वेयर अ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट इज प्रपोज्ड बिटवीन, किसके बिटवीन?
LLP and its creditors. सर बाय द वे ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम करते क्यों है? क्योंकि बहुत प्रॉफिट है, बट अबे लॉस चालू है, लॉस। तो अगर आपके कंपनी में बेहद बेशुमार एक मिनट लॉस हुआ है, ओके, तो आप क्या करना चाहेंगे? आप अपने क्रेडिटर्स के साथ या आप अपने मेंबर्स के साथ थोड़ा सेटलमेंट करना चाहेंगे, है कि नहीं? तो वो सेटलमेंट के प्रोसीजर को कहा जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो एलएलपी में क्या होगा? एलएलपी में तो मेंबर्स नहीं है पर क्रेडिटर्स तो है, तो शायद एलएलपी क्रेडिटर्स के साथ कोई सेटलमेंट कर रहा है या फिर एलएलपी अपने पार्टनर्स के साथ कोई सेटलमेंट कर रहा है, तो उस सेटलमेंट को कहा जाएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एलएलपी या कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट ऑफ एलएलपी, राइट? तो ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करवाने के लिए अकाउंट्स में तो आप कर ही लेंगे, पर लीगली अगर हमें ये करना है तो हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और वो प्रोसीजर फॉलो करने के लिए सबसे पहले एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा। कहां अप्लाई करेंगे? हमारा पुराना चहीता एनसीएलटी, जैसे मैं आपका चहीता वैसे ये लॉ का चहीता। ओके, चलिए। वेयर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज प्रपोज्ड बिटवीन एलएलपी एंड क्रेडिटर्स, लॉस हो रहा है भाई, एलएलपी एंड पार्टनर्स। ओके, एप्लीकेशन कौन करेगा? या तो एलएलपी स्वयं, एलएलपी इटसेल्फ, और एनी क्रेडिटर और पार्टनर ऑफ द एलएलपी, या फिर लिक्विडेटर। अगर आपका एलएलपी का वाइंडिंग अप का नौबत आ चुका है, आपके एलएलपी का वाइंडिंग अप का नौबत आ चुका है, पर लिक्विडेटर को एक विश्वास है, ओहो मन में है विश्वास, अगर लिक्विडेटर को विश्वास है कि नहीं भाई इंटरनल रिको करके भी हम ये एलएलपी को बचा लेंगे। सी दोस्तों, वैसे भी वाइंडिंग अप जो होता है ना, वो हमेशा लास्ट रेमेडी होता है। अगर कुछ काम नहीं करेगा तो हम वाइंडिंग अप करेंगे। तो यहां पर हो सकता है कि लिक्विडेटर वो बंदा है जो वाइंडिंग अप के समय पूरे प्रोसीजर को ओवरलुक करता है, ही इज द मैन इन पावर। ओके, तो ये जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एप्लीकेशन है एनसीएलटी में करना है, कौन करेगा? आइदर द पार्टनर और द एलएलपी और द क्रेडिटर और द लिक्विडेटर इन केस द एलएलपी इज इनटू वाइंडिंग अप। किधर करेंगे? टू द एनसीएलटी। और एनसीएलटी हमें बोलेगा कि भाई एक मीटिंग करो, कंडक्ट अ मीटिंग इन सच मैनर एज द एनसीएलटी डायरेक्ट्स। हमने एनसीएलटी को बोला कि देखो भाई अभी ऐसा हो रहा है, हाँ, तो एनसीएलटी बोलेगा रिलैक्स, मैं बोलता हूं ऐसा करने का। ओके, तो तुम एक काम करो, तुम एक मीटिंग करो। पर एनसीएलटी में जब भी आप अप्लाई करने जाओगे ना, ओके, तो कुछ चीजें एनसीएलटी आपसे एज अ एफिडेविट मांगेगा। क्या है वो? एनसीएलटी shall not sanction any compromise arrangement unless it is satisfied that any applicant as per point 1 above has disclosed to the NCLT by affidavit। वो बोलेगा कि भाई तुम एप्लीकेशन लेके आए हो, वेरी गुड, पर मुझे एफिडेविट चाहिए। मतलब क्या? लीगल पेपर पे लिख के चाहिए। क्या? ऑल मटेरियल फैक्ट्स ऑफ एलएलपी, कि भाई ऐसा तो नहीं कि तुम बदला निकालने के लिए इंटरनल रिको कर रहे हो। तो एफिडेविट बना के लेके आओ कि एलएलपी का मटेरियल फैक्ट्स क्या है, उसका लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन लेके आओ, अगर उसका कोई पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है तो वो लेके आओ। हमको वो सब डेटा चाहिए, हमको वो सब डेटा चाहिए। क्लियर है? जब आप अप्लाई करोगे एनसीएलटी को तो ये तीन चीजों के साथ करना, मटेरियल फैक्ट्स, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, एंड इफ देयर इज एनी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द एलएलपी। ये आप जैसे ही लेके गए तो एनसीएलटी बोलेगा भाई रोने का नहीं, मैं जैसा बोलता हूं वैसे एक मीटिंग कंडक्ट करो। डन, तो हम मीटिंग कंडक्ट करेंगे। अच्छा, मीटिंग किसका कंडक्ट होगा? अगर आपका इंटरनल रिको मेंबर्स पार्टनर्स के साथ है तो मीटिंग पार्टनर्स के साथ होगा, अगर क्रेडिटर्स के साथ है तो क्रेडिटर्स के साथ होगा। सर दोनों के साथ है तो बेटा दोनों का अलग अलग मीटिंग होगा, एक मीटिंग नहीं होगा। तो दोनों का मीटिंग अगर हो सकता है तो अलग अलग मीटिंग होगा। वो मीटिंग में एनसीएलटी के पास आप गए कि देखो भाई ये मेरा स्कीम है, इंटरनल रिको मुझे करवाना है, ये लो ऑल मटेरियल फैक्ट्स ऑफ एलएलपी, फाइनेंशियल पोजीशन, पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, मेरा ये स्कीम है इंटरनल रिको का। एनसीएलटी बोलेगा डन, पहले काम करो, जिसके भी साथ ये स्कीम करने वाले हो ना, पार्टनर्स या क्रेडिटर्स, जाओ पहले उसका साइन लेके आओ, उसका अप्रूवल लेके आओ। ओके, तो अप्रूवल लेना है हमको, कैसे लेंगे? देखो, इफ मोर देन 50% ऑफ नंबर representing 3/4 of the value of creditors or partners agree to the compromise arrangement। एक मिनट, more than 50% of number representing 3/4 of या 75% of value, मतलब
एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास 10 क्रेडिटर्स है, 10, उनका टोटल लायबिलिटी 1 करोड़ रुपए है। 10 क्रेडिटर्स का टोटल लायबिलिटी 1 करोड़ रुपए है। तो मुझे अप्रूवल कैसे लेना है? अप्रूवल हैज टू बी गिवन बाय एटलीस्ट 6 क्रेडिटर्स, मैक्सिमम मोर देन 50% ऑफ नंबर। 10 है मेरे क्रेडिटर्स, उसमें से मोर देन 50% कितने हुए? 6, और वो 6 शुड बी रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स। मतलब क्या? 1 करोड़ के क्रेडिट में से एटलीस्ट 75% का क्रेडिट, यानी कि एटलीस्ट 75 लाख उन 6 लोगों के होने चाहिए। तो आई नीड 2 टाइप ऑफ अप्रूवल्स, मोर देन 50% ऑफ द नंबर ऑफ क्रेडिटर्स और पार्टनर्स, एटलीस्ट 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स और पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है? ऑल ऑफ अस, more than 50% of number representing 3/4 of value of creditors or partners agree to the compromise or arrangement, and if sanctioned by NCLT, मान लो भाई कि आपके LLP में कोई लॉस हो रहा है, आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं विथ योर क्रेडिटर्स और योर पार्टनर्स, या तो LLP या तो क्रेडिटर या तो पार्टनर या तो लिक्विडेटर अंडर वाइंडिंग अप जाके NCLT में अप्लाई करेगा। आपके एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट पे 3 चीजें लेके जाइएगा, मटीरियल फैक्ट्स ऑफ LLP, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, पेंडेंसी ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन इफ एनी, और NCLT वो एप्लीकेशन पढ़ के आपकी स्कीम को देख के बोलेगा मैं बोलता हूं वैसे मीटिंग करो। आपने क्रेडिटर्स या पार्टनर्स के साथ मीटिंग करी, स्कीम समझाई और उनका अप्रूवल लिया विथ मोर देन 50% ऑफ नंबर। 10 क्रेडिटर्स है तो 6 क्रेडिटर्स का अप्रूवल, और अगर 1 करोड़ का क्रेडिट है तो एटलीस्ट उन 6 के पास 75 लाख का क्रेडिट होना चाहिए था, उनका अप्रूवल ले लिया, एंड वो स्कीम अगर NCLT ने सैंक्शन कर दिया तो अब ये स्कीम सबके ऊपर बाइंडिंग है। अब ये स्कीम सबके ऊपर बाइंडिंग है, मतलब क्या? अब आगे आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इवन इफ यू आर द क्रेडिटर, यू आर द पार्टनर, यू आर द लिक्विडेटर, आपके ऊपर अगर ये स्कीम सैंक्शन हो गया तो अब इट इज बाइंडिंग, मतलब आप इसके विरुद्ध नहीं जा सकते। ओके, sanctioned by NCLT by order binding all creditors, partners, LLP or liquidator in case the LLP is into binding. Okay, पर अभी जो LLP का जो स्कीम अप्रूव हो गया, किसने अप्रूव किया? NCLT. The NCLT order shall be filed with the ROC within 30 days. ये कॉमन है, हर जगह ये कॉमन होता है कि NCLT ने एक बार स्कीम सैंक्शन कर दिया हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, तो भाई वो ROC में फाइल करो विद इन 30 डेज। अगर यहां पर कोई वायोलेशन हुआ, ओके, इफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन पॉइंट 3, मतलब आपने स्कीम को ROC में 30 डेज में फाइल नहीं किया, सेम पेनल्टी जो कॉमन चल रहा है, देखो 10,000 प्लस 100 पर डे, मैक्सिमम 1 लाख LLP, 10,000 प्लस 100 पर डे, मैक्सिमम 50,000 फॉर एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्लियर? ओके, अब NCLT में एट एनी टाइम आफ्टर द एप्लीकेशन इज मेड इन दिस सेक्शन स्टे द कमेंसमेंट और कंटिन्यूएशन ऑफ एनी सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द LLP। अरे भाई, क्रेडिटर ने LLP के खिलाफ केस किया और LLP बोलता है कि चलो इंटरनल रिको करते हैं, ठीक है, और क्रेडिटर एकदम शाना निकला, चतुर, उसने क्या किया? कोर्ट में जो केस था उसे भी कंटिन्यू रखा, बोला एक काम करते हैं इंटरनल रिको देख लेते हैं वो कैसा कर रहा है LLP, अगर उसमें कुछ ऊंच नीच हो गई तो कोर्ट में तो केस चल रहा है ना। नहीं, ऐसा नहीं करने का बेटा। ये तो ऐसा हो गया कि बेटा आपको कहीं बाहर जाना है, आपने ओला में भी बुक किया, उबर में भी बुक किया, कोई एक कैंसिल होएगा तो दूसरा तो चल रहा है, ऐसा नहीं करने का बेटा। ओके, तो यहां पर सिंपल है, एक बार अगर आपका स्कीम ओके NCLT के पास चला गया और उन्होंने उसे सैंक्शन कर दिया, तो अगर कोर्ट में कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है वो सब डिस्चार्ज हो जाएगा, स्टे आ जाएगा उसके ऊपर कि नहीं अब इसके ऊपर केस नहीं होएगा। इंटरनल रिको भी चालू है और कोर्ट के थ्रू भी आप केस कर रहे हो, नहीं, ऑन वन थिंग 2 प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी इनिशिएटेड। क्लियर है? डन। तो ये आपका सेक्शन नंबर 60, जहां पर आपके LLP में कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो रहा है। क्यों कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो रहा है सर? क्योंकि लॉस है। अच्छा, तो आप क्रेडिटर्स के साथ या पार्टनर्स के साथ इंटरनल रिको कर रहे हो, तो या तो LLP या तो क्रेडिटर या तो पार्टनर या तो लिक्विडेटर, इफ आपका LLP वाइंडिंग अप में है, NCLT को अप्लाई करेगा 3 चीजों के साथ, फाइनेंशियल पोजीशन, ऑल मटेरियल पर्टिकुलर्स एंड पेंडेंसी ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन। फिर NCLT बोलेगा मैं बोलता हूं वैसे आप अप्रूवल लो, मोर देन 50% ऑफ नंबर, एटलीस्ट 75% ऑफ वैल्यू, फिर NCLT से सैंक्शन ले लो। एक बार स्कीम सैंक्शन,
तो बाइंडिंग अपॉन ऑल, फिर वो एनसीएलटी का ऑर्डर आरओसी में जाके फाइल करो 30 डेज के अंदर, नहीं फाइल किया तो सेम पुराना पेनल्टी 10,000 प्लस 100 पर डे मैक्सिमम 1 लाख, 10,000 प्लस 100 पर डे मैक्सिमम 50,000। और जैसे ये स्कीम वीम सब हो जाएगा, एनसीएलटी के पास पावर है कि आपके खिलाफ कोर्ट में अगर कोई केस चालू है रिगार्डिंग दिस, उसके ऊपर स्टे ला सकते हैं। कैसा लगा? डन। सेक्शन नंबर 60 पर एक बात समझो, यहां पे स्कीम हो गया, स्कीम सैंक्शन वैंक्शन हो गया, एंड वी आर ऑल लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर, हैशटैग फॉरएवर बिगिंस। नहीं बेटा, स्कीम सैंक्शन हुआ है, इंप्लीमेंट भी तो करना है। तुमने एनसीएलटी के सामने स्कीम बनाया कि मेरे क्रेडिटर्स को जो पैसा देने का है ना, वो मैं 1 साल में देगा, हर 3 महीना 3 महीना 3 महीना करके 4 बार मैं इंस्टॉलमेंट भरेगा और क्रेडिटर का पैसा दे देगा। एनसीएलटी ने स्कीम विंग सैंक्शन किया, तुमने बोला ये डन, खत्म। नहीं, अब मेन चीज है सेक्शन 61, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। स्कीम सैंक्शन हो गया पर तुमने पैसा दिया क्या? अबे 3 छोड़ 6 महीना हो गया, तुमने एक इंस्टॉलमेंट नहीं भरा है, तो ये तो फ्रॉड है। तो अब एनसीएलटी के पास एक पावर है, सेक्शन नंबर 61। क्या पावर है जरा देख। पावर ऑफ एनसीएलटी टू एनफोर्स कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। तुम सिर्फ स्कीम सैंक्शन करके मत लेके जाओ, अरे स्कीम को इंप्लीमेंट भी तो करो। अगर तुम्हारा स्कीम तुमने इंप्लीमेंट नहीं किया, एनसीएलटी कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग कर रहा है, एनसीएलटी कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग कर रहा है कि तुम्हारा स्कीम तुम इंप्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं। अगर तुम्हारा स्कीम कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो एनसीएलटी के पास पावर है कि वो तुमको मॉडिफिकेशंस भी सजेस्ट करेगा कि ठीक है भाई, पहले तो मैं मॉनिटर करेगा कि स्कीम बराबर होना चाहिए। अगर तुम्हारा स्कीम नहीं बराबर चल रहा है तो एनसीएलटी आपको मॉडिफिकेशंस सजेस्ट भी करेगा। पर आपका एलएलपी निहायती ढीठ निकला बेटा, ओके। तो इन दैट केस अगर स्कीम इंप्लीमेंट हो ही नहीं रहा है कुछ भी करने के बाद, तो एनसीएलटी के पास एक ब्रह्मास्त्र है, मास्टर प्लान। अगर आपका स्कीम वर्केबल है ही नहीं तो एनसीएलटी को पावर दे दिया, they can order winding up of your LLP on just and equitable grounds. They can order winding up of your LLP on just and equitable grounds. ये पावर है अंडर सेक्शन नंबर 61। 3 पावर। पहले मॉनिटर करो, स्कीम बराबर से करो। सेकेंड, अगर स्कीम ऊपर नीचे जा रहा है मॉडिफाई। थर्ड, स्कीम हो ही नहीं रहा है तो वाइंडिंग अप। क्लियर? पढ़ो। पावर ऑफ एनसीएलटी अंडर सेक्शन 61 टू एनफोर्स द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, वेयर एनसीएलटी सैंक्शंस द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अंडर सेक्शन 60, इट शैल हैव द पावर टू ए सुपरवाइज, मॉनिटर करेंगे द कैरिंग आउट ऑफ द स्कीम, एंड बी मेक सच मॉडिफिकेशन एट एनी टाइम। अगर मुझे लगता है गलत जा रहा है तो मॉडिफिकेशन फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द स्कीम। इफ एनसीएलटी इज सैटिस्फाइड दैट द स्कीम अंडर सेक्शन 60 कैन नॉट वर्क ओनली satisfactorily with or without modification, it may either on its own, apo aap, suo moto, or application made by any interested person. Interested person कौन होएगा? क्रेडिटर या पार्टनर, उनके साथ ही तो स्कीम हुआ है। ओके, persons in the affairs of LLP make an order for winding up of the LLP under section 64. Winding up of the LLP under section number 64. समझता है ये पॉइंट? ऑल ऑफ अस वेरी क्लियर? ओके, तो ये था कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड पावर टू एनफोर्स कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। अब सेक्शन 62 इज अमालगमेशन ऑफ एलएलपी। एक एलएलपी दूसरे एलएलपी के साथ अमालगमेट हो रहा है। तो यहां पर भी मजे की बात क्या है पता है? आपका जो एप्लीकेशन जाएगा टू द एनसीएलटी, दैट विल स्टिल गो अंडर सेक्शन नंबर 60। आप अप्लाई करोगे एनसीएलटी को, वेदर यू आर द पार्टनर, क्रेडिटर, ओके, एनीवन, यू कैन मेक एन एप्लीकेशन। जो 4 लोग थे, एलएलपी, पार्टनर, क्रेडिटर और लिक्विडेटर, you will make an application to the NCLT under section number 60 only for compromise and arrangement. But जब आप ये अप्लाई करोगे, आपको एनसीएलटी को बताना है कि देखो हमने एप्लीकेशन भले सेक्शन 60 में डाला है, पर उसका रिजल्ट हमको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, उसका रिजल्ट हमको एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन चाहिए, यानी कि अमालगमेशन। पढ़ो, रिकंस्ट्रक्शन और अमालगमेशन ऑफ एलएलपी, सेक्शन 62।
व्हेन एप्लीकेशन इज मेड टू द एनसीएलटी अंडर सेक्शन 60, सेम एप्लीकेशन 60 में ही होएगा, इंटरनल रिको हो या एक्सटर्नल, रिजल्ट अलग होएगा। फॉर सैंक्शनिंग अ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड इट इज शोन टू द एनसीएलटी दैट, आपको एनसीएलटी को बताना है कि देखो भाई एप्लीकेशन सेक्शन 60 में है पर रिजल्ट हमको 62 का चाहिए। पढ़ो, आपको रिजल्ट क्या चाहिए? ए, दैट कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हैज बीन प्रपोज्ड फॉर, किस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर रहे हो? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एलएलपी और अमालगमेशन ऑफ 2 और मोर एलएलपीज। आपको ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के एप्लीकेशन से अमालगमेशन करना है एंड अंडर द स्कीम whole or part of the undertaking, property or liability of LLP transferor is to be transferred to another LLP transferee। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंटरनल रिको में एक ही LLP इन्वॉल्व था, एक्सटर्नल रिको या अमालगमेशन में मिनिमम 2 LLPs इन्वॉल्व होगा। तो आपका जो एप्लीकेशन जाएगा ना, भले सेक्शन 60 में जा रहा है एप्लीकेशन, और उसका रिजल्ट आप बताओगे अंडर सेक्शन 62 के, देखो बॉस हमको अमालगमेशन करना है, और ट्रांसफरर LLP का असेट्स लायबिलिटीज जो भी है वो ट्रांसफरी एलएलपी में डालना है। क्लियर? पढ़ो, एनसीएलटी में बाय ऑर्डर सैंक्शन द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड मेक प्रोविजन। अच्छा, वो सैंक्शन भी सब सेम होएगा। कैसे? आपको लेना है 2 लोगों का अप्रूवल। कौन से 2? क्रेडिटर्स, पार्टनर्स, अलग अलग मीटिंग में। मोर देन 50% ऑफ नंबर, एटलीस्ट 75% ऑफ वैल्यू, सेम अप्रूवल। 60 और 62 का अप्रूवल्स आर एग्जैक्टली द सेम, पर रिजल्ट अलग है। 60 का रिजल्ट था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विद इन 1 एलएलपी, 62 का रिजल्ट है अमालगमेशन ऑफ 2 और मोर एलएलपीज एंड ट्रांसफर ऑफ ऑल असेट्स लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर एलएलपी टू द ट्रांसफरी एलएलपी। क्लियर? पढ़ो, एनसीएलटी में बाय ऑर्डर सैंक्शन द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड मेक प्रोविजंस फॉर ऑल और एनी। एनसीएलटी के ऑर्डर में क्या क्या हो सकता है? 1, ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी एलएलपी होल और पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी। उसका जो अंडरटेकिंग मतलब जो भी बिजनेस होगा, सेलिंग एलएलपी का बिजनेस परचेसिंग एलएलपी में चला जाएगा। ओके, पेंडिंग लीगल केसेस ऑफ द ट्रांसफरर विल कंटिन्यू अगेंस्ट द ट्रांसफरी। जो सेलिंग एलएलपी के लीगल केस थे वो परचेसिंग एलएलपी में चले जाएंगे, उसका बिजनेस चला जाएगा, असेट्स लायबिलिटी चला जाएगा। डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप ऑफ द ट्रांसफरर एलएलपी मतलब क्या? मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लो VI, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड, आइडिया सेलुलर लिमिटेड, दोनों का अमालगमेशन हो गया एंड टुडे दे आर टुगेदर कॉल्ड एज VI। करेक्ट है? पर इन दोनों का क्या हुआ है पता है? डिसोल्यूशन हुआ है विदाउट वाइंडिंग अप। तो सर वाइंडिंग अप का मतलब क्या है? दोस्तों वाइंडिंग अप का मतलब होता है धंधा बंद करना। वाइंडिंग अप का मतलब है टू शट डाउन योर बिजनेस। और डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? डिसोल्यूशन का मतलब है एंटिटी बंद करना। वोडाफोन का और आइडिया का धंधा बंद नहीं हुआ है, पर वो दोनों का धंधा नए एंटिटी में हुआ है, मतलब पुराने एंटिटीज का डिसोल्यूशन हो गया। तो यहां पर जब 2 एलएलपी का अमालगमेशन होएगा तो सेलिंग एलएलपी का धंधा बंद नहीं होगा, पर उसका एंटिटी बंद हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप ऑफ द सेलिंग यानी कि ट्रांसफरर एलएलपी। वेरी इंपॉर्टेंट, वाइंडिंग अप में सिर्फ धंधा बंद होता है, डिसोल्यूशन में एंटिटी बंद हो जाती है। राइट? तो हम एंटिटी बंद कर देंगे, पर धंधा जो है सेलिंग एलएलपी का वो परचेजिंग एलएलपी में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? तो ये होगा, तो भाई आपका बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा, आपका लीगल केस ट्रांसफर हो जाएगा, आपका पूरा धंधा ट्रांसफर हो जाएगा, राइट? पर आपका एंटिटी बंद हो जाएगा सेलिंग एलएलपी का। प्रोविजंस टू बी मेड फॉर पर्सन्स हु डिसेंट फ्रॉम द स्कीम। डिसेंट का मतलब होता है डिसअग्री। हमने ये कंपनी लॉ में बहुत बार देखा है, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। तो यहां पर जो भी लोग स्कीम के साथ ओके दे डू नॉट अग्री विद द स्कीम, डिसेंटिंग हो जाएंगे, उनको हमें एग्जिट देना पड़ेगा। ये सब कहां लिखा होगा पता है? एनसीएलटी के ऑर्डर में। ये सब कहां लिखा होगा दोस्तों? एनसीएलटी के ऑर्डर में। इज दैट क्लियर? यस। तो अप्लाई आप करोगे सेक्शन नंबर 60 में
ओके पर रिजल्ट आपको चाहिए सेक्शन नंबर 62 में, रिजल्ट में क्या चाहिए, अमालगमेशन ऑफ टू और मोर LLPs एंड all the assets liabilities of the selling LLP to be transferred to the purchasing LLP. उसका बिजनेस है, उसका लीगल केस है, और सेलिंग LLP का एंटिटी बंद करो पर बिजनेस टू बी गिवन टू द परचेसिंग LLP. इज दैट क्लियर? यस. अभी फाइनली दो छोटे पॉइंट्स. नो स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन और अमालगमेशन शैल बी सैंक्शनड बाय NCLT. दो पॉइंट्स के ऊपर NCLT का सैंक्शन डिपेंड करेगा. ए, in case of a LLP into winding up getting amalgamated with another LLP. एक भाई LLP तो वाइंड अप हो रहा था और उसका अचानक से अभी अमालगमेशन हो रहा है दूसरे LLP के साथ, तो NCLT बोलेगा रुको, पहले मुझे ROC से एक रिपोर्ट चाहिए. क्या रिपोर्ट चाहिए? Unless NCLT receives the report from the ROC stating affairs of the LLP have not been conducted in a manner which are prejudicial to public interest or interest of partners. मतलब भले वो वाइंडिंग अप में था LLP, पर इसका अब जो अमालगमेशन हो रहा है ना दूसरे LLP के साथ, तो वो अमालगमेशन बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो रहा है और किसी के भी इंटरेस्ट को प्रीजुडिशियली अफेक्ट नहीं करेगा. प्रीजुडिशियली का मतलब क्या होता है? नेगेटिवली. ऐसा नहीं है कि ये अमालगमेशन से पब्लिक को कुछ नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है, या ऐसा नहीं है कि अमालगमेशन से पार्टनर्स को कुछ नेगेटिव होने वाला है. ये रिपोर्ट NCLT ROC से लेगा बिफोर सैंक्शनिंग द अमालगमेशन ऑफ दीज टू काइंड ऑफ LLPs. कि भाई एक तो वाइंडिंग अप में था, अचानक उसका अमालगमेशन दूसरे LLP के साथ हो रहा है, तो NCLT बोलता है रुको, पहले ROC से रिपोर्ट आने दो कि ये जो अमालगमेशन हो रहा है इट इज नॉट नेगेटिवली अफेक्टिंग पब्लिक और द पार्टनर्स. सिमिलरली also no order for dissolution of the transferor LLP shall be made by the NCLT unless official liquidator submits a report confirming affairs of such LLP have not been conducted in a manner prejudicial to public interest or interest of partners. मतलब भाई सैंक्शन वैंक्शन हो गया तो अभी वो होगा ना डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप, ये तो सेलिंग LLP को हम डिसॉल्व करेंगे, तो वो डिसॉल्व तब तक नहीं होगा जब तक ऑफिशियल लिक्विडेटर NCLT को एक ऑर्डर नहीं दे देता, आई मीन एक रिपोर्ट नहीं दे देता कि हाँ भाई ये जो सेलिंग LLP है उसको आप बंद कर सकते हैं, उसके बंद करने में किसी को भी नेगेटिवली अफेक्ट नहीं होगा. तो NCLT अमालगमेशन का ऑर्डर तब तक पास नहीं करेगा जब तक ROC से एक रिपोर्ट ना आ जाए कि भाई वाइंडिंग अप वाला LLP और दूसरे LLP के मर्जर में किसी को नेगेटिवली अफेक्ट नहीं होगा, और सेकंड ऑफिशियल लिक्विडेटर से रिपोर्ट ना आ जाए कि जो सेलिंग LLP को हम बंद कर रहे हैं उससे किसी को नेगेटिवली इफेक्ट नहीं होगा. ये दो चीजों के रिपोर्ट आने के बाद ही NCLT स्कीम ऑफ अमालगमेशन को सैंक्शन करेगा. आई बात समझ में? दैट वाज योर सेक्शन नंबर 62. तो 60 और 61 क्या था? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट बाय NCLT. 62 इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एंड अमालगमेशन. पर 62 में भी एप्लीकेशन जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 60. क्लियर? चलो आगे लास्ट डिस्कशन. ये देखो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट डन डन डन. लास्ट डिस्कशन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन. वाइंडिंग अप मतलब क्या? धंधा बंद, और डिसोल्यूशन मतलब एंटिटी बंद. देखते क्या है वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन. सेक्शन नंबर 63. वाइंडिंग अप ऑफ LLP दो तरीके से हो सकता है. एक है वॉलेंटरी, जैसे हम लोग वॉलेंटरी कंपनीज बनाते हैं दोस्तों. कंपनीज मेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, कंपनीज मेड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, राइट? वैसे LLP भी बन सकता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड और अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. डन. तो वो वॉलेंटरीली वाइंडिंग अप हो जाएगा, या फिर आपका वाइंडिंग अप होगा बाय ऑर्डर ऑफ द NCLT. एक मिनट, NCLT क्यों ऑर्डर पास करेगा? NCLT LLP के वाइंडिंग अप का ऑर्डर क्यों पास करेगा? पढ़ो. पांच बहाने, रिलैक्स, 5 तरीके हैं. Circumstances of winding up by NCLT. A. If LLP decides to be wound up by NCLT, ये क्या बात हो गई? मतलब ये ऐसी LLP है जो वैसे तो वॉलेंटरी वाइंडिंग अप में जाने वाली थी, पर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप में उनको तकलीफ या दिक्कत आ रही थी, तो इसके लिए नाउ दे वांट टू बी वाउंड अप बाय द NCLT. चलेगा इफ दे वांट टू बी वाउंड अप बाय NCLT. B. If the number of partners of LLP is reduced below 2 for more than 6 months. Oh,
ये हमने पहले देखा हुआ है सेक्शन नंबर 6 में, राइट, कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स मेंटेन करना है। अगर 6 महीने हो गए और आपके मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स मेंटेन नहीं हो रहे तो डेफिनेटली आपके एलएलपी को वाइंड अप करना पड़ेगा। एक पार्टनर से कैसे चलेगा? सी, एलएलपी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। आप देशद्रोही है अगर आपका एलएलपी भारतीय संविधान के विरुद्ध या भारतीय एकता के विरुद्ध जा रहा है, तो वैसे एलएलपी को तो वाइंड अप ही कर देना चाहिए दोस्तों, राइट। डी, एलएलपी डिफॉल्ट्स इन फाइलिंग एनुअल अकाउंट्स ऑफ एंड सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न फॉर अ 5 consecutive फाइनेंशियल ईयर्स। 1 मिनट, 5 साल लगातार या तो आपने अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी वाला स्टेटमेंट नहीं फाइल किया या एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया। या फाइनली, इन द ओपिनियन ऑफ एनसीएलटी इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल। बाजू में एग्जांपल देखो, सेक्शन नंबर 61, क्या है वो? अभी अभी हमने देखा था, एनफोर्समेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। अगर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट स्कीम इंप्लीमेंट हो ही नहीं पा रहा है तो एनसीएलटी के पास पावर है टू वाइंड अप द एलएलपी। 5 reasons on the basis of which NCLT can wind up any LLP. A, you only want your LLP to be wound up by NCLT. आपका तो वॉलंटरी था पर आपको चाहिए कि NCLT वाइंड अप करे। Second, if number of partners have reduced below 2 for more than 6 months. 3, if the LLP has acted against the sovereignty and integrity of India. Okay, तो आपने कुछ एंटी इंडिया कर दिया है बेटा। Okay, fourth, 5 साल लगातार या तो आपने अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी या फिर और एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया है कॉन्जिक्यूटिव 5 इयर्स, या फिर जस्ट एन इक्विटेबल वाइंडिंग अप बाय द एनसीएलटी। क्लासिक एग्जांपल सेक्शन नंबर 61। तो 2 तरीके का वाइंडिंग अप पॉसिबल एलएलपी का, या तो वॉलंटरी या तो ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी। एंड ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी जो होता है वो होता है अंडर सेक्शन नंबर 64। 5 रीजन डन ऑल ऑफ अस। दोस्तों आप समझ पा रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता, पर हम लोगों ने पूरा एलएलबी कंप्लीट कर दिया है। एवरीथिंग ऑफ इंटर सीए एलएलपी चैप्टर इज कंप्लीट। मत भूलिएगा ये चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाला है फॉर 10 मार्क्स, राइट। So guys, I hope you have enjoyed learning the entire chapter of LLP. See you all very soon in a new video. All the best. Bye-bye.